इत्सुकी एक बार एक नॉर्मल बच्चा था, लेकिन एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई जब मॉन्स्टर्स ने अचानक धरती पर हमला कर दिया। उन मॉन्स्टर्स ने उसके माँ बाप को उसकी आंखों के सामने मार डाला। इस दुनिया में अकेला छूट जाने के बाद उसने कसम खाई कि वो हर एक मॉन्स्टर को मार डालेगा। 10 साल बाद वो दिन आखिरकार आया जब वो अपनी पावर जगा सकता था और एक हंटर बन सकता था। वो उस स्टेज पर आया जहां दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स देख रहे थे और उसने अवेकनिंग स्टोन पर अपना हाथ रखा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत के कुछ और ही इरादे थे। उसने सबसे रहस्यमयी टैलेंट जगाई, लिमिट ब्रेकर, एक ऐसी पावर जिसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। इसके अलावा उसे पता चला कि उसका लेवल लेवल 0 पर फिक्स है, मतलब वो कभी लेवल अप नहीं कर सकता। अब सवाल यह है कि हमारा प्रोटोगोनिस्ट उन मॉन्स्टर्स से बदला कैसे लेगा जिन्होंने उसके माँ बाप को मारा। ये तो बस शुरुआत है। इस कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो इस वीडियो को लाइक करो इससे पहले कि हम इस कहानी को शुरू करें। यह कहानी उस दिन की याद से शुरू होती है। आसमान से अनगिनत डरावने काले मॉन्यूमेंट्स गिरे। वो एक के बाद एक बादलों से गुजरते हुए नीचे आए। उनकी परछाई नीचे के शहर को ढकती जा रही थी। उतरते वक्त उनके चारों तरफ अजीब चमकते गोले और बिजली जैसी एनर्जी घूम रही थी। उसके ठीक बाद बैरियर्स लगा दी गईं। शहर के बीच से एक विशाल बैंगनी बीम ऊपर की तरफ गई, जिसने आसमान को एक वॉर्टेक्स की तरह मोड़ दिया। सड़कों पर खड़े लोग रुक गए और देखते रहे जब वो चमकता हुआ टावर उनके सामने उठा। डिजास्टर बीस्ट्स नाम के मॉन्स्टर्स ने बैरियर्स तोड़ी और इंसानी दुनिया पर हमला कर दिया। उनके बीच एक विशाल काली आकृति नजर आई, डिस्ट्रक्शन का डीमन रिंगा, जो अपने पीछे बैंगनी एनर्जी घुमाते हुए ऊंचा खड़ा था। जल्द ही अनगिनत खौफनाक बीस्ट्स सड़कों पर भर गए। बख्तरबंद मॉन्स्टर्स, पंखों वाले जीव और बड़े बड़े पंजों वाले बीस्ट्स आगे बढ़े, जबकि लोग चीखते और भागते रहे। तबाही एक पल में आ गई। एक बख्तरबंद मॉन्स्टर ने अपना हाथ मारा, जिससे एक आदमी पीछे की तरफ गिर गया और चिल्लाया कि सब भाग जाएं। पास ही उसका बच्चा रो रहा था और अपने पापा को बुला रहा था, जबकि उसकी मां चारों तरफ फैले केओस के बीच दौड़ रही थी। सड़कों पर अलग अलग बीस्ट्स हर दिशा से हमला कर रहे थे। एक पंखों वाला जीव नीचे झपट्टा मारा, एक जमीन के अंदर से निकलने वाला बीस्ट फटकर बाहर आया और नीली आग वाले मॉन्स्टर्स भागते हुए लोगों की तरफ दौड़े। सड़क पर लाशें गिरती रहीं जैसे जैसे तबाही फैलती गई और पूरा इलाका दहशत में डूब गया। वो बख्तरबंद मॉन्स्टर अपने शरीर के चारों तरफ नीली आग लेकर आगे दौड़ा। उसका मुंह चौड़ा खुला जैसे वो दहाड़ा। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकी। उसने एक औरत की तरफ नीली आग का एक घूमता वॉर्टेक्स छोड़ा, जो एक बच्चे को अपने सीने से कसकर पकड़े भागी जा रही थी। आग सड़क पर फैल गई जैसे मॉन्स्टर्स करीब आते गए। वो औरत नीली आग की चपेट में आ गई और उसने बच्चे को आगे की तरफ फेंक दिया। वो छोटा लड़का जमीन पर पड़े कमजोरी से हाथ बढ़ाता रहा। औरत की आवाज कांपती रही जब वो बार बार एक ही बात कहती रही, अपने बच्चे इत्सुकी को भागने के लिए। बच्चे ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखा और मां को पुकारा। तभी अचानक किसी ने इत्सुकी का नाम फिर से पुकारा। एक लड़के के चेहरे से पसीने की एक बूंद गिरी जब वो आवाज गूंजी। अगले पल दृश्य वापस वर्तमान में आ गया। गुलाबी बालों वाली एक लड़की उसकी तरफ मुड़ी। उसने पूछा, क्या हुआ? बोली, वो कहीं खोया हुआ लग रहा था। वो लाइन में खड़े स्टूडेंट्स के बीच था और उसने धीरे से जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर उसने आंखें सिकोड़ी और थोड़ा झुककर फिर से पूछा कि क्या सच में कुछ नहीं हुआ? फिर जब वो रो रहा था, उस दिन वाला वही इत्सुकी एक आंख से आंसू बहाते हुए चुपचाप खड़ा रहा। इससे पहले कि वो जवाब देता, एक और स्टूडेंट ने अचानक उसके कंधे पर हाथ डाला और खुशमिजाजी से बोला। उसने कहा कि इत्सुकी शायद नींद में है, क्योंकि वो आम तौर पर इस वक्त सो रहा होता, लेकिन आज अचानक पूरे स्कूल की असेंबली रख दी गई। बातों के बीच इत्सुकी ने स्टेज की तरफ इशारा करते हुए दोस्तों से कहा कि वहां टीचर अजीब कपड़े पहने हुआ है। स्टेज पर एक तरह का बख्तरबंद हेलमेट पहने टीचर ने समझाया कि डिजास्टर बीस्ट्स के आने के बाद क्या हुआ। कुछ इंसानों को लड़ने की ताकत मिल गई और वो अवकेंड के नाम से जाने जाने लगे। उस बख्तरबंद आदमी ने बताया कि 10 साल पहले ब्लू रिवर के उत्तरी किनारे पर सबसे बड़ा डिजास्टर बीस्ट हमला हुआ था। पूरी दुनिया के अवेकेंड ने नदी पार करके उन्हें पीछे धकेला, जो रिवर क्रॉसिंग वॉर के नाम से मशहूर हुआ। तब से हमले तो कम हुए थे, लेकिन गिरते मॉन्यूमेंट्स की संख्या फिर से बढ़ने लगी थी। उस वॉर जैसा एक बड़ा हमला जल्द ही आने वाला था। इत्सुकी के क्लासमेट ने झुककर स्टेज पर एक आदमी की तरफ इशारा किया। उसने बताया कि यह नेंटो हैं, नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के कमांडर और चीफ। उसने पूछा कि इत्सुकी नॉर्थ से होकर भी उन्हें कैसे नहीं जानता। इत्सुकी ने इजुमी नेंटो को चुपचाप देखा। उसने कहा कि नाम जाना पहचाना लगता है और माना कि उसने एक बार एक झुके हुए बूढ़े आदमी की लंबी दाढ़ी के साथ कल्पना की थी, लेकिन स्टेज पर खड़ा इंसान उससे भी अजीब लग रहा था। इत्सुकी के क्लासमेट ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो समझ गया, लेकिन अजीब दिखावट के बावजूद इजुमी नेंटो पहले अवेकेंड थे
उन्हीं की वजह से इंसानियत को मॉन्यूमेंट्स और डिजास्टर बीस्ट्स के बारे में पता चला। इत्सुकी के दोस्त ने उत्साह से कहा कि यह आदमी सबसे ताकतवर अवेकेंड है। उसने यह भी जोड़ा कि तिवाजिन, जो इंसानियत की रोशनी के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं के शिष्य हैं। दृश्य वापस उस बख्तरबंद आदमी पर गया जिसने बताया कि हाल की रिसर्च से पता चला है कि जो लोग अभी तक अवेकेंड नहीं हुए, उन्हें भी मोमेंट छूने से पावर मिलने का मौका है। इज़ुमी नेंतो स्टेज पर खड़े थे। उनका लंबा क्लॉक काली आग की तरह फैला हुआ था। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वो उन्हें अवेकन होने का मौका देने आए हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स से अपील की कि वो खुद को डिजास्टर बीस्ट्स के खिलाफ लड़ाई के लिए समर्पित करें। जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक चमकती नीली धार स्टेज पर चली और मोमेंट फट गया। रोशनी बाहर की तरफ निकली, टुकड़े बिखर गए, जबकि सनग्लासेस पहने एक गार्ड पास खड़ा देखता रहा। यह देखकर स्टूडेंट्स में जोरदार उत्साह फैल गया। उनमें से एक हैरानी से चिल्लाया जब जमीन से मोन्यूमेंट उठा, पूछने लगा कि क्या यह मैजिक है। दूसरे ने चिल्लाया कि अब हैरान होने का वक्त नहीं है। उसने मुट्ठियां भींचते हुए कहा कि यह सपने जैसा लग रहा है, और दुआ मांगी कि अवेकेंड बन जाए। भीड़ में इत्सुकी के दोस्त ने उत्साह में उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि आखिरकार उन्हें अवेकेंड बनने का मौका मिला। उसकी आंखें चमकीं जब उसने आखिरकार कहा। यह कहते हुए वो स्टेज की तरफ चलने लगा। यह देखकर इत्सुकी के दोस्त ने उसका कंधा पकड़ा और चिल्लाया कि उसे पीछे न छोड़े। गुलाबी बालों वाली लड़की ने आवाज लगाई और इत्सुकी से कहा कि ठीक से लाइन में आ जाए, लेकिन इत्सुकी उसके पास से गुजर गया और उसकी आंखों में लाल रोशनी चमकी। लड़की ने हैरानी से उसे देखा जब रोशनी हवा में लकीर खींच गई। एक क्लोजअप में इत्सुकी का चेहरा बदलता दिखा। उसकी आंखें लाल उत्साह से चमकीं जब उसने कहा कि वो दिन आखिरकार आ गया। स्टेज पर एक स्टूडेंट ने बड़े काले मॉन्यूमेंट को छुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक गार्ड ने तुरंत आवाज लगाई कि यह नहीं हुआ और अगले को आगे आने को कहा। देखते ही स्टूडेंट्स घबरा गए। एक लड़के ने बताया कि पिछले स्टूडेंट ने पहले साल में ही स्कूल का एथलेटिक रिकॉर्ड तोड़ा था। उसने कहा कि अगर उस जैसा कोई भी अवेकन नहीं हो सका तो उसके लिए कोई उम्मीद नहीं। उसके पास की लड़की ने जवाब दिया कि एथलेटिक एबिलिटी का शायद इससे कोई ताल्लुक नहीं और अभी से हार मानना जल्दबाजी होगी। एक के बाद एक स्टूडेंट्स मॉन्यूमेंट छूने के लिए हाथ बढ़ाते रहे। गार्ड बार बार नेक्स्ट कहता रहा जैसे जैसे लाइन आगे बढ़ती रही। स्टूडेंट्स आपस में बेचैनी से घिरे हुए थे। सफेद बालों वाले एक लड़के ने घबराते हुए बताया कि अभी तक एक भी इंसान अवेकन नहीं हुआ। बाकी भी चिंता में बड़बड़ाने लगे। छोटे भूरे बालों वाली एक लड़की ने कहा कि उसे लगा था ये आसान होगा। उसके पास वाला लड़का कांपते हुए सोचने लगा कि कहीं पूरा स्कूल ही बर्बाद न हो जाए। गार्ड ने जोर से अगला नाम पुकारा, ओइशी हिकारू। पास खड़े स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाए। एक लड़की ने कहा कि वो नहीं चाहती कि यह अवेकन हो। दूसरे ने समझाया कि वो पहले से ही एक आदतन बली है और अगर उसे पावर्स मिल गईं तो वो सबके लिए मुसीबत बन जाएगा। एक लड़के ने अचानक मॉन्यूमेंट की तरफ इशारा करके चिल्लाया कि कुछ हो रहा है। मॉन्यूमेंट से बिजली जोर से फटी और बाहर की तरफ ब्लास्ट हुई। ओइशी हिकारू का शरीर जमीन से ऊपर उठ गया जब नीली बिजली उसके चारों तरफ कड़कड़ाने लगी। इस अचानक धमाके ने सबका ध्यान खींच लिया। उसके पास एक चमकती नीली स्क्रीन आई जिस पर उसकी जानकारी दिख रही थी। वो खुशी से मुस्कुरा रहा था। उसने मन में सोचा कि इज़ुमी नेंतो और उनके पास खड़ी वो औरत दोनों अब जरूर उसे पहचानेंगे। स्क्रीन पर लिखा था, ओइशी हिकारू, ह्यूमन, लेवल 0, जॉब, एलिमेंटलिस्ट, लाइटनिंग गिफ्ट, ग्रेड 2 एंड डिस्क्लोज्ड, स्टैट्स, अटैक 3, एगिलिटी 4, डिफेंस 2, मैजिक 3, कुल 12 स्टैट पॉइंट्स। मॉन्यूमेंट के पास से नीले बालों वाली औरत ने धीरे से कहा कि आखिरकार एक मिला। उसने बताया कि लेवल 0 स्टैट्स आमतौर पर सिर्फ 5 तक होते हैं, लेकिन यह लड़का 12 तक पहुंच गया। उसके पिता इज़ुमी नेंतो शांत रहे। लड़की ने कहा कि फिर भी कुछ न होने से तो बेहतर है। स्कूल का आंगन शांत हो गया जब ओइशी हिकारू ने दोनों हाथ जीत के अंदाज में उठाए। उसके चारों तरफ कन्फिटी चमकी जबकि वो गर्व से मुस्कुराता रहा। उसने खुद से पूछा कि बूढ़े नेंटो के पास अब पहले अवेकेंड स्टूडेंट के लिए कुछ कहने को है या नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो और शेखी बघार पाता, किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया। वो तेजी से मुड़ा और हैरान रह गया। इत्सुकी उसे पार करके आगे जा रहा था। ओइशी गुस्से में इत्सुकी की तरफ मुड़ा और चिल्लाया। उसने गंदे हाथों से छूने पर सवाल किया और पूछा कि क्या उसे मरने की इच्छा है। देखते स्टूडेंट्स आपस में फुसफुसाने लगे। एक लड़की ने पूछा कि यह लड़का कौन है जिसने लाइन तोड़ी। दूसरे ने जवाब दिया कि यह क्लास 5 का टेन्मा इत्सुकी है। किसी और ने कहा कि अब यह गया। जब ओइशी किसी को टारगेट करे तो समझो खेल खत्म। ऊपर से नीले बालों वाली औरत और कमांडर नेंतो चुपचाप देखते रहे। औरत ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा कि उस स्टूडेंट के अंदर से बेहद तीव्र भावनाएं महसूस हो रही हैं। इत्सुकी उस विशाल मॉन्यूमेंट के सामने खड़ा हुआ और पत्थर पर हाथ रखा। उसकी आंखें लाल चमकीं जब उसके दिमाग में पुरानी काली यादें कौंधीं। उसने धीरे से कहा कि वो डिजास्टर बीस्ट से अपनी नफरत को कभी नहीं भूल सकता। उस दिन की घटनाएं उसने अपने दिमाग में गहराई से जलाकर रखी थीं।
कमांडर नेंतो ने आगे देखा, जैसे उन्हें कुछ अकल्पनीय महसूस हो रहा हो। अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर इत्सुकी के पीछे एक विशाल नीली आकृति उठी। वो चमकती हुई आकृति एक तलवार लिए उससे कहीं ऊंची थी और भारी पावर बिखेर रही थी। इत्सुकी उसके नीचे शांति से खड़ा रहा। जैसे नीली रोशनी फैली, मॉन्यूमेंट से एनर्जी विस्फोट हुआ। इत्सुकी के ऊपर एक तेज चमकती संरचना बनी, जिसके चारों तरफ रोशनी की घूमती धाराएं थीं। रोशनी बाहर की तरफ फैलती गई और पूरे इलाके को ऐसे लपेट लिया जैसे आसमान में एक विशाल कमल खिल रहा हो। नीचे की भीड़ ने देखा कि स्कूल का मैदान एक चमकते डोम से ढक गया। स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ देखते रहे, बोलती बंद हो गई। एक लड़के ने बताया कि रोशनी का वो स्तंभ सैकड़ों मीटर आसमान तक पहुंच रहा था। दूसरे ने कहा कि यह ओइशी की अवेकनिंग से कहीं ज्यादा शानदार लग रहा था। इत्सुकी के दो क्लासमेट्स उत्साह से देख रहे थे। दोनों मुस्कुराए और गर्व से चिल्लाए कि बस यही उन्हें इत्सुकी से उम्मीद थी। नीले बालों वाली ऑफिसर ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा। उसने कहा कि यह फेनोमेनन तभी दिखता है जब सबसे दुर्लभ जॉब ऑन ऑर्डर ब्रेकर जन्म लेती है। उसने अपना हाथ मुंह के पास रखा, हैरानी छुपा न सकी। कमांडर नेंटो ने भी कहा कि वो देखने के लिए उत्सुक हैं कि यह स्टूडेंट कितना कैपेबल है। यह देखकर ओइशी का चेहरा झुंझलाहट से बिगड़ गया जब उसने उस भारी रोशनी को घूरा। इत्सुकी ने हैरानी से आंखें खोलीं। नीली एनर्जी से घिरे हुए उसने खुद से पूछा कि वो कहां है और क्या वो अवेकन हो गया। चारों तरफ देखने पर उसने खुद को रोशनी से बनी एक विशाल चमकती लोटस के बीच पालथी मारकर बैठा पाया। अनगिनत पंखुड़ियां उसके चारों तरफ थीं, एक शांत और अलग ही दुनिया जैसी जगह में तैरती हुई। अचानक उसके सामने एक नीली सिस्टम स्क्रीन आई। इत्सुकी ने हैरानी से उसे देखा, जिस पर इत्सुकी की स्टैट्स दिख रही थी। वो एक ह्यूमन था लेवल 0 पर, जो फिक्स था। उसकी जॉब थी ऑर्डर निर्वाणा। उसका गिफ्ट था निर्वणा स्पेशल ग्रेड। उसका लेवल फिक्स था। स्किल्स हासिल करने पर उसकी स्टैट्स बढ़ती थीं। ये सारे डिबफ्स हटा देता था और चोटें पूरी तरह ठीक कर देता था। तभी एक और नीली विंडो आई जिस पर उसकी स्किल ओवर मिसेस दिखी, जेड रैंक। यह दुश्मन के अटैक्स को एनालाइज करती थी और काउंटर स्किल्स हासिल करने की सुविधा देती थी। फिर एक और स्क्रीन पर इत्सुकी की स्टैट्स आईं। उसकी अटैक 0, एगिलिटी 0, डिफेंस 0, मैजिक 0, कुल 0। इत्सुकी का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने रिजल्ट्स देखे। उसका मुंह खुला रह गया और उसने चुपचाप कहा कि सब कुछ 0 है। लेकिन तभी इत्सुकी के सामने 2 नीली सिस्टम विंडोज आईं। पहली ने बताया कि जेड रैंक स्किल ओवरमियस हासिल हो गई। दूसरी ने बताया कि स्पेशल ग्रेड गिफ्ट निर्वाणा एक्टिवेट हो गया, जिसने उसकी सभी स्टैट्स 200 बढ़ा दी। एक और स्क्रीन पर बदलाव दिखे, अटैक 0 से 200, एगिलिटी 0 से 200, डिफेंस 0 से 200। यह देखकर इत्सुकी का चेहरा खिल गया। उसने उत्साह से चमकती स्क्रीन को देखा और कहा कि अब समझ आया। उसे एहसास हुआ कि जब भी वो ओवरमियस से नई स्किल्स हासिल करेगा, निर्वाणा उसकी स्टैट्स बढ़ाता रहेगा। भले ही वो दूसरों की तरह लेवल अप ना कर सके, वो अपने तरीके से मजबूत होता रहेगा। उसने मुट्ठी भींची और आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसने माना कि वो नहीं जानता यह पावर किस लेवल के बराबर है, लेकिन उसे पूरा यकीन था कि वो अवेकेंड बन गया। आंखों में दृढ़ता लिए उसने ऐलान किया कि वो डिजास्टर बीस्ट्स को मिटा देगा। मोमेंट से नीली रोशनी का एक विशाल धमाका हुआ। उसके आसपास के स्टूडेंट्स ने चेहरे ढक लिए और चिल्लाए कि रोशनी बहुत तेज है। कुछ ने दर्द में आंखें पकड़ लीं। उस चकाचौंध रोशनी के बीच इत्सुकी की परछाई मॉन्यूमेंट की चमक में ऊंची खड़ी थी। बिजली और एनर्जी उसके चारों तरफ जोरदार तरीके से घूम रही थी। ओइशी उस दृश्य को देखकर बेयकीनी से कांप रहा था। उसका चेहरा बिगड़ गया जब वो चिल्लाया कि यह नामुमकिन है। नीले बालों वाली ऑफिसर ने चमकते मॉनिटर को देखकर सांस रोकी। उसने मुंह पर हाथ रखा और हैरानी से कहा कि एक नए अवेकेंड के लिए यह स्टैट्स अकल्पनीय हैं। कमांडर नेंटो ने भी माना कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन साफ कहा कि इत्सुकी बिना किसी शक के इतिहास के सभी नए अवेकेंड में सबसे ताकतवरों में से एक है। बाहर इत्सुकी रोशनी से बाहर निकला। नीली एनर्जी की पंखुड़ियां उसके चारों तरफ घूम रही थीं। उसकी परछाई पावर से चमक रही की थी। कमांडर नेंतो के मुंह से बस एक लफ्ज निकला, स्ट्रॉन्गेस्ट। एक सिस्टम विंडो पर उसकी पब्लिक जानकारी दिखी। टेनमा इत्सुकी, लेवल 0 फिक्स्ड, जॉब ऑर्डर ब्रेकर, गिफ्ट स्पेशल ग्रेड अनडिस्क्लोज्ड, स्किल अनडिस्क्लोज्ड, स्टैट्स अटैक 200, एगिलिटी 200, डिफेंस 200, मैजिक 200, कुल 800। भीड़ में स्टूडेंट्स और टीचर्स की तालियां और जयकारे फूट पड़े। वो चिल्लाए कि टेनमा की स्टैट्स एक साथ इतनी बढ़ गईं। किसी ने बेयकीनी से कहा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके स्कूल में इतना कमाल का कोई होगा। एक बुजुर्ग टीचर चिल्लाए कि यह कारनामा स्कूल के इतिहास में दर्ज हो जाएगा। लेकिन जयकारे लगाती भीड़ के बीच ओइशी गुस्से से कांप रहा था। बिजली उसके चारों तरफ कड़क रही थी जब उसकी आंखें लाल चमकीं। उसने दांत पीसे और इत्सुकी को घूरा, यह सोचकर कि जो तालियां उसके लिए होनी चाहिए थीं, वो छीन ली गईं। ओइशी का गुस्सा फट पड़ा
जैसे उसके शरीर पर बिजली दौड़ी। उसने चिल्लाया कि इत्सुकी जैसे हारे हुए को हारा हुआ ही रहना चाहिए। उसके पास के स्टूडेंट्स पीछे हट गए जब हवा में बिजली की चिंगारियां फटीं। उनके चेहरों पर हैरानी और डर था। पूरे हॉल में बिजली भर गई और ओइशी पागलों जैसे चेहरे के साथ आगे बढ़ा। उसने ऐलान किया कि वो अपनी नई हासिल स्किल से इत्सुकी को खत्म करेगा। भीड़ के ऊपर इत्सुकी मोमेंट के ऊपर से शांति से नीचे देखता रहा, जबकि नीचे बिजली बिखर रही थी। इत्सुकी ने मुट्ठी भींची जब एक नीली सिस्टम विंडो आई। स्क्रीन पर दिखा, सी रैंक स्किल, सिल्वर सर्पेंट, डिटेक्टेड, ओवर मिसेस एक्टिवेटेड। इत्सुकी की आंखें तेज हुईं जब कई नीले पैनल्स प्रोसेस होने लगे। एनालिसिस 27% से शुरू हुआ, फिर तेजी से बढ़ा 57%, 69% और बढ़ता रहा, जबकि बिजली उसके चारों तरफ चमकती रही। इत्सुकी ने अपना कदम उठाया और बिजली की रफ्तार से कूदा। इम्पैक्ट से जमीन फट गई जैसे बिजली नीचे पटकी। स्टूडेंट्स ने ऊपर देखा तो हैरान रह गए कि कुछ गड़बड़ है। एक लड़की ने पूछा कि इत्सुकी कहाँ गया। दूसरे स्टूडेंट ने कहा कि उसने बिजली की एक चमक देखी और फिर इत्सुकी अचानक गायब हो गया। ओइशी हैरान होकर चारों तरफ देखने लगा कि इत्सुकी कहाँ है। एक चमकती नीली विंडो 88% तक पहुंची जब इत्सुकी बिजली में लिपटी परछाई की तरह ओइशी के पीछे प्रकट हुआ। उसकी आंखों से एक चौंधिया देने वाली हॉरिजॉन्टल बीम चमकी। ओइशी डर से जम गया। उसके चेहरे से पसीना बह रहा था जब उसे एहसास हुआ कि कौन उसके पीछे है। वो घबरा गया, हिल नहीं सका। इत्सुकी ने ओइशी के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने कहा कि ओइशी खुद को किस्मत वाला समझे कि वो इंसान पैदा हुआ। उसने जोड़ा कि अगर ओइशी एक डिजास्टर बीस्ट होता तो वो उसे 100 बार मार चुका होता। ओइशी बेकाबू होकर कांपने लगा। डर उसके पूरे शरीर को जकड़ रहा था। कुछ पलों बाद इत्सुकी आराम से आगे बढ़ा जबकि ओइशी जमीन पर गिर पड़ा। एक और स्टूडेंट ने हैरानी से चिल्लाया कि इत्सुकी उसके पीछे कब आ गया। किसी ने नर्वसी से हंसते हुए कहा कि ओइशी इतना डर गया होगा कि उसके पैर जवाब दे गए। किसी और ने चेतावनी दी कि चुप रहें वरना ओइशी सुन लेगा। इत्सुकी के ऊपर एक नया पैनल तैरा, 94%, फिर तेजी से बढ़ा। नीली एनर्जी उसके चारों तरफ घूमी जैसे प्रोग्रेस 99% तक पहुंची। इत्सुकी ने चमकती स्क्रीन पर नजर डाली और कहा कि शायद एनालिसिस इसलिए जल्दी हुआ क्योंकि यह सिर्फ सी रैंक स्किल थी। स्क्रीन काली हो गई और चमकी। एनालिसिस प्रोग्रेस 100%। उसके चारों तरफ बिजली फटी जैसे एक नया मैसेज आया, सी रैंक स्किल, थंडर ब्रेकर एक्वायर्ड। इत्सुकी कड़कड़ाती नीली बिजली के बीच खड़ा था। उसका शरीर चमक रहा था जैसे नई हासिल पावर जिंदा बिजली की तरह उसके चारों तरफ लिपट गई। स्टूडेंट्स घबराहट से देखते रहे जब रोशनी फिर से चमकने लगी। एक लड़के ने हैरानी से कहा कि यह फिर हो रहा है। दूसरे स्टूडेंट ने सनग्लासेस ठीक करते हुए मुस्कुराकर कहा कि अच्छा हुआ वो इन्हें लेकर आया। उस चमकती जगह के अंदर इत्सुकी शांत चेहरे के साथ सोचते हुए बैठा नजर आया। उसे एहसास हुआ कि जब भी एनालिसिस पूरा होता है वो जबरदस्ती इस अजीब जगह खींचाता है। उसके सामने सिस्टम विंडोज आईं जिन पर लिखा था कि सिल्वर सर्पेंट का एनालिसिस पूरा हो गया और स्किल थंडर ब्रेकर हासिल हो गई। एक और विंडो खुली जिस पर थंडर ब्रेकर लेवल 1 का डिस्क्रिप्शन था। यह स्किल उसे सी रैंक और उससे नीचे के लाइटनिंग अटैक्स को अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने देती थी। एब्जॉर्बड लाइटनिंग एनर्जी छोड़ते वक्त उसकी एगिलिटी 50% बढ़ जाती। इसका एक पैसिव इफेक्ट भी था। हर बार सी रैंक लाइटनिंग अटैक एब्जॉर्ब करने पर उसकी एगिलिटी हमेशा के लिए 5% बढ़ जाती। एक और मैसेज आया कि उसकी सभी स्टैट्स 10 बढ़ गईं। सारे डेबफ्स हट गए और चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। बाहर स्टूडेंट्स ने आंखें ढकीं जब इत्सुकी के शरीर से नीली रोशनी का एक विशाल धमाका हुआ। बिजली उसके चारों तरफ घूमती रही जैसे वो अरीना के स्टेप्स के बीच खड़ा था। इलेक्ट्रिक प्रेशर बाहर की तरफ धकेली और भीड़ ने अनजाने में पीछे हटते हुए चेहरे ढक लिए। किसी ने चिल्लाया कि इत्सुकी सिर से पैर तक बिजली में लिपट गया है। एक और स्टूडेंट घबराया और बोला कि इत्सुकी की बिजली तो ओइशी से भी तेज चमक रही है। ओइशी जिसने उस पर हमला किया था कांपती आंखों से देखता रहा, यह मानने में असमर्थ कि इत्सुकी ने ऐसी स्किल कैसे सीख ली। इत्सुकी का शरीर तेज चमका जैसे सिस्टम उसकी बढ़ती स्टैट्स दिखाने लगा। हर एट्रीब्यूट बढ़ता दिखा, अटैक, एगिलिटी, डिफेंस और मैजिक सभी 200 से 210 हो गए और कुल 800 से 840 हो गया। तभी स्टूडेंट्स ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा। उनमें से एक ने कहा कि अभी तो धूप थी। दूसरे ने पूछा कि क्या बारिश है। तीसरे स्टूडेंट ने बूंदें महसूस करने के लिए हाथ उठाया। तभी किसी ने अचानक चिल्लाया कि कुछ गिर रहा है। तूफानी बादलों से बिजली में लिपटी एक काले ताबूत के आकार की चीज नीचे उतरी। बारिश और तेज हो गई जैसे वो स्कूल के मैदान की तरफ गिरती आई। नीले बाल और चश्मे वाली औरत ने देखा और हैरानी से चिल्लाई, मॉन्यूमेंट। उसने सवाल किया कि यह यहां क्यों आया। कमांडर नेंटो ने तुरंत ऐलान किया कि स्कूल वाइड असेंबली रद्द और सबको अपनी ड्रिल्स की तरह स्कूल के बाहर निकलने का हुक्म दिया। उन्हें में यकीन हो गया कि टारगेट वो खुद है। औरत ने कमांडर नेंटो की तरफ मुड़कर कहा
कि उन्हें भी भाग जाना चाहिए क्योंकि लड़ना उनकी स्पेशलिटी नहीं। लेकिन पास खड़े कमांडर नेंटो ने सिर हिलाया। उन्होंने चेताया कि अगर वो भागे तो बाकी सब घबरा जाएंगे। उन्होंने आगे इशारा करते हुए कहा कि वो देखे, वहां खड़ा लड़का उन दोनों से ज्यादा शांत है। उनके आगे गिरती हुई चीज के चारों तरफ बिजली फट रही थी। स्टूडेंट्स हर तरफ भागे, डर से जान बचाते हुए। सिर्फ एक लड़का, इत्सुकी, मैदान के बीच खड़ा रहा, हल्की नीली चमक में नहाया हुआ। पीछे से नीले बालों वाली औरत ने उस पर चिल्लाई और पूछा कि वो क्यों नहीं भाग रहा। आसमान से एक विशाल काला स्तंभ गिरा, जिसने जमीन हिला दी और मलबा बाहर की तरफ उड़ गया। उसके चारों तरफ जोरदार बारिश हो रही थी। पास ही स्टूडेंट्स का एक ग्रुप घबरा गया। एक लड़के ने चिल्लाया कि डिजास्टर बीस्ट आ रहे हैं और भागने को कहा, लेकिन इत्सुकी चमकती लाल आंखों के साथ वहीं खड़ा रहा। उसकी आवाज ठंडी थी जब उसने ऐलान किया कि वो उन सबको एक एक करके मिटा देगा। उसके दोस्त हैरानी से उसे देखते रहे। उनमें से एक ने चिल्लाया कि अगर वो नहीं भागा तो मर जाएगा। दूसरे ने जोर दिया कि वो अभी अभी अवेकन हुआ है, डिजास्टर बीस्ट से लड़ना उसके बस की बात नहीं। उन्होंने कहा कि बाकी अवेकेंड पर छोड़ दें, लेकिन इत्सुकी ने सिर हिलाया। उसने शांति से कहा कि उस पर भरोसा करें। गुलाबी बालों वाली लड़की हिचकिचाई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। आखिरकार उसने चिल्लाया कि अगर वो मरा तो उन्हें दोष ना दे। उसने दूसरे लड़के के कपड़े पकड़े और उसे अपने साथ खींच ले गई। चश्मे वाले लड़के ने पूछा कि क्या उसे जाने देना सही है। याद दिलाया कि दुश्मन एक डिजास्टर बीस्ट है, चलता फिरता हथियार। जैसे वो दोनों भागे, इत्सुकी ने पागलों जैसी मुस्कान के साथ आगे देखा। बारिश में उसकी आंख चमकदार लाल चमकी। उसने धीरे से कहा कि अवेकेंड बनने के बाद उसका पहला दुश्मन वही है जिसने उसके माँ बाप को मारा। ये तो किस्मत की बात है। बिजली उसके चारों तरफ घूमी जैसे वो आगे बढ़ा। उसके पास एक चमकता पैनल आया जिस पर सामने वाले जीव की स्टेटस दिख रही थी। ये था स्केलेटन सोल्जर 10,369, लेवल 8, गिफ्ट ग्रेड 2, डिफेंस 100% बढ़ जाती है। अगर दुश्मन का अटैक उसकी अपनी डिफेंस से ज्यादा हो तो गिफ्ट बेकार हो जाती है। स्किल बोनफायर, बी रैंक। स्टैट्स अटैक 15, एगिलिटी 10, डिफेंस 120 जमा 120, मैजिक 30, कुल 295। स्केलेटन सोल्जर नीली आग से ढका खड़ा था, जबकि इत्सुकी उसके सामने था। इत्सुकी की बाहों पर बिजली की लहर दौड़ी जैसे उसने स्टैंस मजबूत किया। उसकी लाल आंखें तेज चमकी जब उसने सोचा कि शायद अभी अभी हासिल की स्किल टेस्ट करनी चाहिए। अगले ही पल वो आगे दौड़ा। उसके शरीर के चारों तरफ बिजली फटी। नीली बिजली उसके पीछे लकीर खींचती रही जैसे वो मैदान में जलते हुए स्केलेटन बीस्ट की तरफ दौड़ा। दोनों ताकतें टकराईं। बारिश में चिंगारियां बिखरीं। स्केलेटन बीस्ट ने घूंसा मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इत्सुकी ने डोड किया। फिर बिजली भरी मुट्ठी से पूरी ताकत लगाकर मारा और चिल्लाया कि वो किसी और को मरने नहीं देगा। उसका घूंसा जीव की छाती पर लगा और एनर्जी का एक हिंसक विस्फोट हुआ। उस इंपैक्ट ने डिजास्टर बीस्ट को मैदान के पार उड़ा दिया, जो स्कूल की इमारत से टकराकर तोड़ गया। मलबा हर दिशा में बिखरते जमीन कांपी। दूर से देखते स्टूडेंट्स हैरान रह गए। एक स्टूडेंट ने कहा कि इत्सुकी की ताकत इतनी जबरदस्त है कि शायद अब भागने की जरूरत नहीं। एक फीमेल स्टूडेंट हैरान थी यह देखकर कि एक ही हिट में मॉन्स्टर दूर जा गिरा। नीले बालों वाली इंस्पेक्टर टूटी दीवार को देखती रही। हैरान की एक रुकी जो अभी अभी अवेकेंड बना, उसने लेवल 8 के डिजास्टर बीस्ट को सिर्फ एक मुक्के में उड़ा दिया। जोरदार बारिश में कमांडर नेंतो दूर से देखते रहे और मन में सोचा कि स्पीड और पावर दोनों दूसरे लेवल 0 से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि स्केलेटन सोल्जर को हराना नामुमकिन है। उन्होंने बताया कि स्केलेटन सोल्जर्स की 2 परेशान करने वाली एबिलिटीज हैं। पहली, एक गिफ्ट जो उनकी डिफेंस बढ़ाती है। दूसरी, एक खौफनाक स्किल जिसका नाम है बोनफायर, एक ऐसी आग जो भी छुए उसे राख कर दे। मैदान पर नीली आग जोर से फटी और इत्सुकी की तरफ लहर की तरह फैलने लगी। स्टूडेंट्स ने सांस रोकी जैसे आग आगे बढ़ी। इत्सुकी के दोस्तों ने डर में चिल्लाते हुए उसका नाम लिया। ओइशी पागलों जैसी मुस्कान के साथ आगे बढ़ा और चिल्लाया कि जो अपनी औकात नहीं जानता वो बस राख हो जाएगा। इधर इत्सुकी के सामने चमकती स्क्रीन आई। एक सिस्टम मैसेज ने बताया कि दुश्मन बोन फायर यूज कर रहा है। एनालिसिस शुरू हुआ। पहले 1%, फिर तेजी से बढ़ा जैसे नीली आग उसे घेरने लगी और स्क्रीन आई 25%। इत्सुकी बोन फायर की आग के बीच डेटा स्ट्रीम्स बोन से घिरा मजबूती से खड़ा रहा। उसने शांति से ऑब्जर्व किया कि जब भी दुश्मन की स्किल उसे लगती है, एनालिसिस तेज हो जाता है। नीले बालों वाली इंस्ट्रक्टर की आंखें चौड़ी होती गईं। उसने कहा कि लेवल 10 का अवेकेंड भी डायरेक्ट हिट लेने पर टिक नहीं सकता। नीली आग अरीना को निगलती रही जबकि इत्सुकी बीच में खड़ा था। उसके शरीर का आधा हिस्सा जल गया था और स्केलेटन की तरह चमक रहा था। नीले बालों वाली इंस्ट्रक्टर की आवाज आग के बीच से गूंजी, यह दुखद होगा अगर एक जीनियस जो अभी अभी आया हो वो बढ़ने से पहले ही एक डिजास्टर बीस्ट के हाथों मारा जाए। सिस्टम विंडोज इत्सुकी के चारों तरफ तैर रही थीं। 77%, 81%,
इत्सुकी ने अपने जलते शरीर को देखा और धीरे से कहा कि यही होता है जब शरीर जलता है। उसने नरमी से जोड़ा कि यह बहुत दर्द रहा होगा। आग के बीच एक याद कौंधी। उसने अपनी मां का आधा जला चेहरा देखा। उसे एहसास हुआ कि कितना दर्द रहा होगा, लेकिन अपनी आखिरी सांसों में भी उसने मुस्कुराया ताकि इत्सुकी डरे नहीं। कमांडर नेंतो ने तेज नजर से देखा और सोचा कि क्या इत्सुकी ने अभी अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। नीली आग हिंसक रूप से घूमती रही, जैसे प्रोग्रेस बार बढ़ता गया। इत्सुकी की हड्डियों वाले हाथ ने मुट्ठी कसी और उसने कहा कि जैसे ही एनालिसिस पूरा होगा, दुश्मन खत्म। सिस्टम विंडो चमकी। एनालिसिस प्रोग्रेस 100%। आग के बाहर स्टूडेंट्स धीरे धीरे फुसफुसाए। एक ने पूछा कि क्या एक रुकी से उम्मीद रखना जल्दबाजी थी। दूसरे ने माना कि उसने बेकार में उम्मीद लगाई। लेकिन अचानक किसी ने हैरानी से आगे इशारा किया। उसने चिल्लाया कि नीला लोटस फ्लावर फिर आ गया। उसने कहा कि इत्सुकी शायद एक और चमत्कार दिखाएगा। नीली रोशनी इत्सुकी के चारों तरफ घूमी, जैसे वो जलती आभा के अंदर खड़ा सोच रहा था कि इस बार कौन सी स्किल मिलेगी। उसके चारों तरफ की आग धीरे धीरे हटने लगी। उसका जला और टूटा शरीर नीली एनर्जी के नीचे दिखने लगा। फिर एक सिस्टम विंडो आई जिस पर दिखा कि बोनफायर का एनालिसिस पूरा हो गया और एक नई स्किल ब्लैक वॉल हासिल हुई। और विंडोज आईं जिनमें स्किल बताई गई। एक्टिव इफेक्ट मैजिक पावर खर्च करके शरीर पर बर्फ बनाएगा और बी रैंक या उससे नीचे की फायर स्किल्स को ब्लॉक कर सकता है। पैसिव इफेक्ट उन स्किल्स को ब्लॉक करने पर डिफेंस बढ़ती है। एक और नोटिफिकेशन आया कि ब्लैक वॉल LV2 हासिल हुई और सभी स्टैट्स 20 बढ़ गईं। सारे डिबफ्स हट गए और चोटें पूरी तरह ठीक हो गईं। एक नई विंडो पर अपडेटेड स्टैट्स दिखी। अटैक, एजिलिटी, डिफेंस और मैजिक सभी 210 से 230 हो गए, कुल 820 से बढ़कर। इत्सुकी ने चमकती स्क्रीन को शांति से देखा। उसे याद आया कि उसका सबसे ताकतवर अटैक भी स्केलेटन सोल्जर की डिफेंस नहीं तोड़ सका था। अब इस नई बढ़त के साथ उसे लगा कि वो कर सकता है। अचानक उसके चारों तरफ नीली लॉर्ड्स की पंखुड़ियां खिलीं, एक विशाल रोशनी के फूल की तरह। इत्सुकी बीच में खड़ा था। उसका शरीर चमकती एनर्जी से घिरा था। देखते स्टूडेंट्स ने हैरानी से सांस रोकी। उनमें से एक ने राहत से चिल्लाया कि इत्सुकी जिंदा है। बाकी जोर से खुशी में चिल्लाए कि वो जीतेगा। किसी ने बताया कि इस तरह पूरी रिकवरी तो प्रैक्टिकली एक चमत्कार है। नीले बालों वाली इंस्ट्रक्टर हैरानी से देखती रही। उसने जोर से पूछा कि क्या इत्सुकी के पास सेल्फ हीलिंग स्किल है। उसने उसे पहले लाइटनिंग स्किल यूज करते देखा था, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसे ठीक हो रहा है। कमांडर नेंतो भी हैरान थे। उन्हें याद था कि ऑर्डर ब्रेकर्स को सबसे रहस्यमयी जॉब माना जाता है, लेकिन उनमें भी इत्सुकी कुछ अलग ही अजीब लग रहा था। इधर इत्सुकी चमकती लोटस पंखुड़ियों के बीच खड़ा था। उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो गया था। एक भी चोट नहीं बची। नीले टुकड़े उसके चारों तरफ तैर रहे थे, जैसे उसने अपने ठीक हुए शरीर को देखा। इत्सुकी ने बेयकीनी से फुसफुसाया कि यह तो पूरी रिकवरी है। उसने सोचा कि क्या वो तब भी ठीक हो जाएगा अगर उसके हाथ पैर कट जाए या दिमाग तबाह हो जाए। उसने माना कि वो अपनी सेल्फ हीलिंग की हद जानने का मन है। अचानक स्केलेटन सोल्जर दहाड़ा। उसका कवच नीली बोन फायर से जल रहा था। आग हिंसक रूप से उठी, जैसे मॉन्स्टर आगे दौड़ा। इत्सुकी शांति से मुड़ा और हाथ उठाया, जैसे उसकी त्वचा पर काले कांटे फैलने लगे। नीली आग उसकी तरफ दौड़ी। उसका पूरा शरीर आग में घिर गया, लेकिन वो उसके अंदर बिना हिले खड़ा रहा। कुछ पल बाद उसकी परछाई आग के पार फिर दिखी। मोटे काले कांटों की परतें उसे पूरी तरह ढके थीं और उसकी लाल आंखें टूटे हुए बर्फ के कवच के पीछे ठंडी चमक रही थीं। इत्सुकी हवा को चीरते हुए ऊपर उठा। नीली आग का विस्फोट हुआ जब वो नीचे गिरा। इत्सुकी का बख्तरबंद शरीर बिजली से चमका, जैसे उसने अगले वार की तैयारी की। स्केलेटन बीस्ट ने हमला किया, लेकिन इत्सुकी फिर हिला। पलक झपकते बीस्ट के पीछे पहुंच गया। कोई देख भी नहीं सका। इत्सुकी ने हाथ उठाया और वो एक विशाल काले कांटे वाली तलवार में बदल गया, जिसमें बिजली दौड़ रही थी। इत्सुकी बिजली की रफ्तार से हिला और एक ही वार से उस तलवार से स्केलेटन बीस्ट को 2 टुकड़ों में काट दिया। दूर से देखते स्टूडेंट्स हैरान थे। उनमें से एक ने कहा कि वो एक पल में डिजास्टर बीस्ट के पीछे पहुंच गया, जैसे टेलीपोर्ट कर लिया। दूसरे ने कहा कि इतनी तेज मूवमेंट सिर्फ अवेकेंड ही ट्रैक कर सकते हैं। ओइशी भी हैरान था और बोला कि वो इत्सुकी की मूवमेंट्स बिल्कुल नहीं देख सका। उसने इसे पहले जो देखा था उससे कंपेयर किया। नीले बालों वाली इंस्ट्रक्टर ने सवाल किया कि क्या इत्सुकी जैसा कोई सच में रूकी हो सकता है। दूसरी तरफ धूल बैठने पर इत्सुकी अकेला खड़ा था। जैसे उसके शरीर पर काले कांटे गायब हुए, उसने स्केलेटन बीस्ट का सिर लात मारकर तोड़ दिया। वो हैरान था यह जानकर कि यह स्किल सिर्फ शरीर की रक्षा के लिए सॉलिड कवच नहीं बनाती, बल्कि उस कवच को जो चाहो हथियार भी बना सकती है। एक डिवाइन स्किल जो ऑन फेंस और डिफेंस दोनों को एक में जोड़ती है। अचानक किसी ने उसका नाम पुकारा। इत्सुकी ने हैरानी से सिर घुमाया जब उसका दोस्त दौड़ता हुआ आया और राहत भरे गले मिला। बोला कि खुश है कि इत्सुकी जीत गया, क्योंकि वो पूरे वक्त चिंतित था।
इत्सुकी एक पल के लिए रुका, फिर सिया के बारे में पूछा। दोस्त ने पीछे हटते हुए माना कि सैया पहले देख रही थी, ऐसे चेहरे के साथ जैसे रो पड़ेगी, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रही। इत्सुकी ने भीड़ की तरफ देखा, सोचा कि वो क्यों नहीं आई। उसने दूर खड़े स्टूडेंट्स को स्कैन किया, उलझन बढ़ती रही। उसने धीरे से सोचा कि कहीं वो नाराज तो नहीं। थोड़ी दूर नीले बालों वाली इंस्ट्रक्टर लड़ाई के बाद का नजारा देख रही थी। उसने सीरियसली कहा कि एक लड़के का स्केलेटन सोल्जर को हराना, जिसे लेवल 10 का अवेकेंड भी मुश्किल से हरा सके, अकल्पनीय है। कमांडर नेंटो ने नीले बालों वाली इंस्ट्रक्टर को छुआ कहकर बुलाया और कहा कि वो रुके और क्लीनअप में मदद करे। उन्होंने यह भी कहा कि प्रिंसिपल को उनका मैसेज दे कि वो किसी को अपने साथ ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ इत्सुकी के दोस्त ने उसका हाथ थपथपाया और कहा कि जीतने के बाद सैया नाराज हो ही नहीं सकती। उसने अंदाजा लगाया कि सैया शायद इत्सुकी से पीछे रह जाने के डर से मॉन्यूमेंट छूने चली गई होगी। इत्सुकी ने नजर थोड़ी नीची की और धीरे से कहा कि काश ऐसा ही हो। तभी एक आवाज ने उसे बुलाया और पूछा कि क्या वो टेन्मा इत्सुकी है। इत्सुकी ने मुड़कर देखा कि कोई आ रहा है। कमांडर नेंतो लंबा केप पहने उसके सामने खड़े थे। इत्सुकी ने चुपचाप उनकी तरफ देखा। दूर से देखते लोग आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने देखा कि मशहूर इजुमी नेंटो सीधे इत्सुकी से बात कर रहे हैं। कुछ ने सोचा कि शायद वो इत्सुकी को अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। दूसरों ने शक किया। कमांडर नेंटो ने आज तक सिर्फ टिवाजिन को, इंसानियत के सबसे ताकतवर को, अपना शिष्य माना था। उन्होंने कहा कि इत्सुकी चाहे जितना ताकतवर लगे, ऐसा नहीं होगा। इत्सुकी के दोस्त ने घबराहट में पीछे हटते हुए कहा कि वो साई को ढूंढने जाएगा। कमांडर नेंटो ने इत्सुकी की तरफ देखा और शांति से कहा कि वो काफी स्पेशल है। इत्सुकी ने कमांडर नेंटो को देखा और धीरे से वो लफ्ज दोहराया। पूछा कि स्पेशल से उनका क्या मतलब है। कमांडर नेंटो ने इत्सुकी को ध्यान से देखा और उसके चारों तरफ काली एनर्जी इकट्ठा होती पाई। उन्होंने कहा कि उसका दिल गुस्से और नफरत से भरा लग रहा है। इत्सुकी अंधेरे में खड़ा था। उसकी आंखों पर एक चमकती रोशनी पड़ रही थी। कमांडर नेंतो आगे बढ़े और बोले कि वो उस नफरत की वजह जानना चाहते हैं। इत्सुकी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। बताया कि 10 साल पहले उसके माँ बाप उसे बचाने की कोशिश में डिजास्टर बीस्ट्स के हाथों मारे गए। उसके बचपन का एक दृश्य आंखों के सामने आया। उसका छोटा रूप बेबसी से रोता रहा जब खतरा करीब आता गया। उसे याद आया कि वो खुद भी लगभग मारा जाने वाला था, लेकिन आखिरी पल में एक अवेकेंड आया और उसे बचा लिया। उस ताकतवर आकृति ने डरे हुए इत्सुकी के सामने बीस्ट पर वार किया। इत्सुकी ने कमांडर नेंतो को बताया कि उसने अपनी मां को अपनी आंखों के सामने मरते देखा। एक चमकती नीली आग धीरे धीरे उसकी मां के शरीर को निगलती गई, जैसे उसके चेहरे का आधा हिस्सा हड्डी और राख में बदलता गया। उसने इत्सुकी की तरफ नरमी से मुस्कुराया और कहा कि आगे का रास्ता उसे खुद तय करना होगा। छोटे इत्सुकी ने कांपती आंखों से उसे देखा, समझ नहीं सका। उसकी आवाज टूट गई जब वो मां को पुकारता रहा। उसके अंदर गुस्सा भड़का जब उसने बीस्ट को देखा। उसके मन में आवाजें गूंजती रहीं। उसकी मां और बाप दोनों ऐसे ही जीवों की वजह से गए। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे जब वो नकारते हुए चिल्लाया। उसके सामने अंधेरे से एक विशाल खौफनाक आकृति उठी, एक भारी भरकम जीव जो भड़कती बैंगनी आग से घिरा था। उसकी परछाई इत्सुकी पर पड़ी जब उसे उस भयानक सच का एहसास हुआ। उसके सामने वाला जीव तमाम बुराई की जड़ था। गुस्से से कांपते हुए इत्सुकी ने ऊपर घूरा। उसकी आंखें नफरत से लाल जलीं। उस दिन उसने एक कसम खाई, वो उस डीमन को और उसकी नस्ल के हर एक जीव को मार डालेगा। वर्तमान में इत्सुकी के जबड़े भिंचे। एक आंसू उसके गाल पर बह गया जब वो चिल्लाया कि वो उन सब की नस्ल को खत्म कर देगा। कमांडर नेंतो ने उसे देखा और टिप्पणी की कि नफरत से भरे दिल के बावजूद इत्सुकी फिर भी आंसू बहाता है। इत्सुकी ने अपने चेहरे पर हाथ उठाया और शांति से समझाया। जब से उसने अपनी मां की मौत का वो दुखद नजारा देखा, उसकी बाईं आंख ने आंसू बहाने बंद कर दिए, लेकिन दाईं आंख खुद ब खुद रोने लगी। उसने कहा कि इसी की वजह से वो डिजास्टर बीस्ट से अपनी नफरत कभी नहीं भूला। कमांडर नेंतो ने फिर पूछा कि क्या इत्सुकी उनका शिष्य बनेगा। उन्होंने वादा किया कि वो उसे सलेवेशन लीग में शामिल कराएंगे और डिजास्टर बीस्ट से बदला लेने के लिए जरूरी भारी ताकत हासिल करने में मदद करेंगे। इत्सुकी ने धीरे से दोहराया। पूछा कि सलेवेशन लीग क्या है। कमांडर नेंतो ने समझाया। उन्होंने बताया कि डिजास्टर बीस्ट्स का और एफिशिएंट और साइंटिफिक तरीके से मुकाबला करने के लिए 5 महाद्वीपों की सरकारों ने दुनिया भर के ताकतवर अवेकेंड को इकट्ठा करके एक ऑफिशियल ऑन ऑर्गेनाइजेशन बनाई। इस ऑन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को सेवियर्स कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि सेवियर्स को डेडिकेटेड ट्रेनिंग ग्राउंड्स और ताकतवर वेपन्स जैसे रिसोर्सेज दिए जाते हैं। उन्हें भारी मुआवजा भी गारंटीड है। यहां तक कि ट्रेनी सेवियर्स को भी हर महीने 10,000 गोल्ड मिलता है। इत्सुकी ने हैरानी से सुना। उसे एहसास हुआ कि 10,000 गोल्ड तो एक गाड़ी खरीदने के लिए काफी है। कमांडर नेंतो ने फिर चेताया कि इतनी उदार सुविधाएं मुफ्त में नहीं मिलती। सेवियर्स सीरियस से उम्मीद की जाती है कि वो लगातार फ्रंट लाइंस पर डिजास्टर बीस्ट से लड़ें और लोगों की सुरक्षा करें। इत्सुकी शर्ट के बिना खड़ा था। उसका चेहरा शांत था,
जब उसने कहा कि उसे भारी तनख्वाह या खास रिसोर्सेज की परवाह नहीं, उसके लिए सबसे जरूरी कुछ और है, उसकी आंखों में दृढ़ता भर गई। उसकी नजर तेज हुई जब उसने मुट्ठी भींची। उसने ऐलान किया कि सबसे जरूरी है फ्रंट लाइंस पर डिजास्टर बीस्ट से लड़ना। अटल इरादे के साथ उसने कहा कि वो भी एक सेवर बनना चाहता है। कमांडर नेंटो ने फिर प्रोसेस समझाई। उन्होंने बताया कि सैल्वेशन लीग हर फरवरी एक एग्जाम आयोजित करती है, जिसे नेशनल सैल्वेशन लीग टूर्नामेंट कहते हैं, जिसमें 10,000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हर कंटेस्टेंट परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स कमाता है, लेकिन सिर्फ टॉप 100 में आने वाले ही सेवर बन सकते हैं। यह सुनकर इत्सुकी ने पूछा कि इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड क्या है। कमांडर नेंटो ने कहा कि वो रिकॉर्ड रेफरेंस के तौर पर ज्यादा काम का नहीं होगा। उन्होंने शांति से बताया कि रिकॉर्ड 11 साल पहले टिवाजिन ने 1,15,000 पॉइंट्स के साथ बनाया था। उन्होंने जोड़ा कि पास होने के लिए सिर्फ उसका 30% चाहिए, जबकि पहला स्थान पाने के लिए कम से कम 50% जरूरी है। इत्सुकी के मन में तिवाजिन का नाम गूंजा, सबसे ताकतवर अवेकेंड, इंसानियत की रोशनी, जिसका जिक्र रुरु ने किया था। कमांडर नेंतो ने इत्सुकी से कहा कि तिवाजिन स्पेशल है और उससे खुद की तुलना करना सिर्फ निराशा लाएगा, लेकिन फिर भी इत्सुकी को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें यकीन है कि इत्सुकी एक दिन तिवाजिन के कंधे से कंधा मिला सकता है। इत्सुकी ट्रेनिंग ग्राउंड पर शर्ट के बिना खड़ा था। उसके चेहरे पर अटल दृढ़ता थी। उसने ऐलान किया कि वो तिवाजिन को पार कर जाएगा। यह सुनकर कमांडर नेंटो की आंखें हेलमेट के अंदर चौड़ी हो गईं। हैरानी में उन्हें एक पुरानी याद आई, जब वो तिवाजिन के साथ खड़े थे और उन्होंने कहा था कि वो बेहद मशहूर हो गया है। नई पीढ़ी उसके नक्शेकदम पर चलने की कोशिश कर रही है, लेकिन तिवाजिन ने चेताया था कि सिर्फ पीछे चलने से डिजास्टर बीस्ट्स के खिलाफ जंग नहीं जीती जाएगी। किसी दिन कोई उसे पार कर जाएगा, जैसे नया सूरज ढलते सूरज की जगह लेता है। तिवाजिन ने कहा था कि वो उस दिन का इंतजार करता है। इत्सुकी का इरादा देखकर कमांडर नेंतो ने सोचा कि शायद वो सनराइज जिसका तिवाजिन इंतजार कर रहा था आखिरकार आ गया। कुछ घंटों बाद कमांडर नेंतो इत्सुकी को एक और जगह ले गए। जब इत्सुकी ने दूर एक विशाल डोम के आकार की संरचना देखी जो आसमान के नीचे चमक रही थी, उसने धीरे से पूछा कि यह क्या है। कमांडर नेंतो ने समझाया कि ये मॉन्यूमेंट्स इंसानी दुनिया और डिजास्टर बीस्ट्स की दुनिया को जोड़ने वाले रास्ते की तरह काम करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बीस्ट्स को मार दिया जाए लेकिन मॉन्यूमेंट्स को छोड़ दिया जाए तो नए बीस्ट्स फिर आते रहेंगे। उन्होंने उस विशाल डोम के आकार की इमारत की तरफ इशारा करते हुए बताया कि यह फैसिलिटी उन मॉन्यूमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए बनाई गई जिन्हें डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। अवेकेंड लोग समय समय पर इसमें घुसते हैं और निकलने वाले डिजास्टर बीस्ट्स को साफ करते हैं। इससे खतरा काबू में रहता है और यह ट्रेनिंग का काम भी करता है। इत्सुकी ने इमारत को देखा और पूछा कि क्या यह ट्रेनिंग फैसिलिटी है। कमांडर नेंतो ने पास खड़े होकर कंफर्म किया और बताया कि वो ऐसी जगहों को स्टेजेस कहते हैं। उन्होंने समझाया कि अंदर बीस्ट्स की संख्या और ताकत कंट्रोल नहीं की जा सकती, जो इसे बेहद खतरनाक बनाती है। कमांडर नेंतो ने इत्सुकी को बताया कि इस स्पेसिफिक स्टेज में बीस्ट्स खास तौर पर ताकतवर हैं। सभी रूकी लेवल स्टेज में से इसकी मॉर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, इसीलिए लोग इसे रूकी ग्रेवयार्ड कहते हैं। उन्होंने बताया कि जब तिवाजिन रूकी था तब उसने इस डेडली स्टेज को 3 मिनट 14 सेकंड्स में क्लियर किया था। कमांडर नेंटो ने इत्सुकी की तरफ मुड़कर कहा कि अगर वो सच में तिवाजिन को पार करना चाहता है तो 3 मिनट उसकी लिमिट है। जैसे इत्सुकी उस विशाल फैसिलिटी की तरफ बढ़ा, कमांडर नेंतो ने कहा कि अगर वो 3 मिनट में स्टेज क्लियर कर दे तो वो उसे अपना शिष्य मान लेंगे। यह सुनकर इत्सुकी की आंखें दृढ़ता से तेज हो गईं। वो तिवाजिन को पार करना चाहता था और कमांडर नेंतो का शिष्य बनना चाहता था। लॉबी में लोगों ने सिर घुमाया जब उन्होंने एक जानी पहचानी आकृति देखी। किसी ने इशारा करके कहा कि मिस्टर इज्जुमी आ गए। दूसरे ने इत्सुकी को उनके पास चलते देखा और पूछा कि क्या यही वो चर्चित रूकी है। भीड़ हैरानी से देखती रही और फुसफुसाई की कोई रूकी मिस्टर इज्जुमी के साथ तभी चल सकता है जब वो तिवाजिन के लेवल का अवेकेंड हो। इत्सुकी ने चुपचाप चारों तरफ देखा और मन में सोचा कि क्या यह इंसान सच में इतना मशहूर है। ये सोचते हुए वो स्टेज एंट्रेंस की तरफ बढ़ा और डिस्प्ले देखा जिस पर अंदर डिजास्टर बीस्ट का लेवल दिख रहा था, लेवल 10। उसने नोट किया कि यह उस स्केलेटन सोल्जर से सिर्फ 2 लेवल्स ऊपर है जिससे वो पहले लड़ा था, और सोचा कि यह कितना ताकतवर होगा। लेकिन उसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि पास कई लोग इकट्ठे थे, फिर भी कोई स्टेज में घुसने की तैयारी में नहीं लग रहा था। उसने सोचा कि ऐसा क्यों है। पास किसी ने धीरे से कहा कि यह रूकी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है और अंदाजा लगाया कि कोई हाई लेवल अवेकेंड उसके साथ होगा। किसी ने चाहा कि उसे भी साथ ले जाया जाए, जबकि किसी और ने मजाक किया कि रूकी शायद रिसेप्शनिस्ट से फ्लर्ट करने आया है और ठीक ठाक चेहरा होने से घमंड हो गया है। काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट ने विनम्र मुस्कान के साथ पूछा कि क्या वो स्टेज में एंटर करना चाहता है और कितने चैलेंजेस होंगे। उसने शांति से जवाब दिया, सिर्फ वो अकेला।
यह सुनकर पूरा इलाका शांत हो गया। जब रिसेप्शनिस्ट ने काउंटर के पार उसे देखा, अचानक वो आगे झुकी और गुस्से से चिल्लाई। उसने कहा कि बेकार का मजाक न करे और पूछा कि क्या वो खेल रहा है। उसने चिताया कि अगर वो सिर्फ उससे बात करने आया है तो यह बेकार है। उसने समझाया कि भले ही यह आर्टिफिशियल स्टेज है, फिर भी खतरनाक है। लोग घायल हो सकते हैं, यहां तक कि मर भी सकते हैं। इत्सुकी ने उलझन से उसे देखा और सोचा कि वो बात किस बारे में कर रही है। पीछे से दूर खड़े कई लोग हंसने लगे। उन्होंने मजाक किया कि वो सच में फ्लर्ट करने आया था। कुछ ने कहा कि हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो स्टेज को डेटिंग स्पॉट की तरह इस्तेमाल करते हैं और ऐसे लोग आमतौर पर डांट खाकर घर चले जाते हैं। इत्सुकी ने शांति से रिसेप्शनिस्ट को देखा और गलतफहमी साफ की। उसने कहा कि उसे उसमें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ स्टेज चैलेंज करने आया है, बस इतना ही। लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने आह भरी और माथे पर हाथ रखा। उसने कहा कि एम्बैरेस्ड होकर टफ एक्ट करने की जरूरत नहीं। उसने यह भी कहा कि वो उसे अपना कॉन्टैक्ट दे देगी तो वो घर चला जाए। लेकिन इत्सुकी का चेहरा अंधेरा हो गया। उसके चेहरे पर एक परछाई पड़ी। उसने कहा कि उसे दोबारा ना कहलवाए। उसे उसके कॉन्टैक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ स्टेज में एंटर करना चाहता है। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट ने अनमने मन से हाँ की और कहा कि मरे तो उसे दोष ना दे। उसने कांपते हाथों से एक मेटल ब्रेसलेट आगे किया, साफ घबराहट में थी। यह देखकर इत्सुकी ने धीरे से कहा कि शुरू में ही परमिशन दे देती तो दोबारा कहना नहीं पड़ता। पीछे से देखते लोग आपस में फुसफुसाए। एक आदमी ने इत्सुकी को बेवकूफ कहा, बोला कि उसे उसका कॉन्टैक्ट मिल सकता था, लेकिन उसने टफ बनना चुना। दूसरे ने बताया कि लेवल 0 रूकी का लेवल 10 स्टेज को चैलेंज करना बेसिकली आत्महत्या है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि 1 मिनट से कम में बाहर भाग आएगा। किसी और ने उसका कॉन्फिडेंट चेहरा देखा और सोचा कि शायद कामयाब हो जाए क्योंकि उसके पास स्पेशल ग्रेड गिफ्ट भी है। लेकिन दूसरे ने सबको याद दिलाया कि अवेकेंड लोगों के लिए गिफ्ट बोर्ड्स तो बस बोनस होते हैं। सबसे जरूरी चीज है लेवल। चाहे गिफ्ट कितनी भी स्पेशल हो, लेवल कम हो तो कोई मतलब नहीं। दूसरी तरफ गेट के सामने खड़े इत्सुकी ने अपना ब्रेसलेट चेक किया। उसने कहा कि उसकी पर्सनल जानकारी उस पर रजिस्टर्ड है तो स्कैन करने से वो एंटर कर सकता है। उसके हाथ के ऊपर एक चमकती स्क्रीन आई। अवेकेंड टेनमा की एंट्री कंफर्म हुई। इत्सुकी अप्रूव्ड। इत्सुकी ने हाथ आगे बढ़ाए और सांस ली। उसने खुद को याद दिलाया कि वादा 3 मिनट का है। फिर बोला, अब शुरू करते हैं। एक चमकता डिजिटल टाइमर दिखा, 001 हरे अंकों में, और जैसे ही गेट खुला इत्सुकी विस्फोटक रफ्तार से आगे बढ़ा। लाल एनर्जी उसके शरीर को घेरती रही। जैसे वो आगे दौड़ा, आंखें तेज चमकती हुईं। उसने चारों तरफ नजर डाली और उस विशाल जगह को देखा। उसने मन में सोचा कि अंदर की जगह उसकी उम्मीद से कहीं बड़ी है। हरे भरे मैदान पर एक ऊंचे काले टावर की तरफ दौड़ते हुए उसने खुद से कहा कि चाहे आर्टिफिशियल हो, यह उसका पहली बार किसी स्टेज में घुसना है। अचानक इत्सुकी ने एक जीव को तेजी से आते देखा और कहा, आ रहा है। वो जीव उसकी तरफ कूदा। यह कोदामा ट्राइब का एक लकड़ी का मॉन्स्टर था। उसके पास एक नीली विंडो आई जिस पर जानकारी दिख रही थी। कोदामा नून 1307, कोदामा ट्राइब लेवल 4, गिफ्ट नोन, अटैक 49, एगिलिटी 48, डिफेंस 53, मैजिक 24, कुल 174। उसे आते देख हाथ पर काले कांटे बने और अगले पल उसने भारी ताकत से नीचे वार किया। एनर्जी की एक तेज लकीर टारगेट के आर पार हो गई जैसे उसने हमले किए। इत्सुकी शांति से खड़ा रहा। हाथ एक विशाल काले कांटे वाली कुल्हाड़ी बन गया। उसने मुस्कुराकर कहा कि पेड़ों के लिए कुल्हाड़ी हमेशा सबसे बेहतर होती है। फिर उसने बचे हुए मॉन्स्टर से पूछा कि अपने साथी को 2 टुकड़े होते देखकर कैसा लगा। दर्जनों कोडामा जीव उस पर टूट पड़े। वो ऊंचा खड़ा रहा और उन्हें सड़े हुए पेड़ कहा। बाहर चुआ ने अपने पिता कमांडर नेंतो से बात की। उसने पूछा कि इतने सारे रूकी स्टेजेस में से उन्होंने नए आए को इसी में क्यों भेजा। कमांडर नेंतो ने जवाब दिया कि इत्सुकी ने दावा किया कि वो तिवाजिन को पार कर जाएगा, तो उन्होंने बस उसे वही स्टेज दिखाई जो तिवाजिन ने पहली बार चैलेंज की थी। यह सुनकर चोआ ने मुंह बनाया और कहा कि तिवाजिन को पार करना नामुमकिन है जब तक कोई इंसानियत की हदें न तोड़ दे। यह सुनकर कमांडर नेंटो ने चोआ से पूछा कि क्या उसे लगता है कि तिवाजिन पहले ही इंसानियत से परे जा चुका है। चोआ को वो वक्त याद आया जब वो पहली बार तिवाजिन से मिली थी। उसे एक बार लगा था कि तिवाजिन अच्छा और मिलनसार है। फिर उसने तिवाजिन को एक लेवल 97 के डिजास्टर बीस्ट को पल में मारते देखा। उसे तिवाजिन की उस लड़ाई में आंखें याद आईं। अलग थीं वो आंखें, ठंडी, अकेली और किसी और ही दुनिया में। उसे लगा कि वो बिल्कुल इंसानी नहीं लगती थीं। उसने तिवाजिन की नजर बताई, जैसे किसी भगवान की आंखें हों। यह सुनकर कमांडर नेंटो ने चोआ को बताया कि इत्सुकी में भी तिवाजिन जैसा पोटेंशियल है, लेकिन अभी वो एक कच्चे हीरे से ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने जोड़ा कि अगर तिवाजिन की तुलना एक भगवान जैसे एग्जिस्टेंस से की जाए जो लोगों को बचाता है, तो इत्सुकी उसका उल्टा है, नफरत में डूबा एक डीमन। इधर बैटलफील्ड पर इत्सुकी गिरे हुए लकड़ी के बीस्ट्स के बीच खड़ा था। उसने कहा कि इस लेवल के डिजास्टर बीस्ट्स के खिलाफ तो ओवरमियस एक्टिवेट भी नहीं होगा।
तभी उसके पीछे एक काली परछाई उभरी, लाल आंखें चमकती हुईं। उसकी अपनी आंख उसी तरह चमकी जैसे वो परछाई उस पर छा गई। अगले पल उसका शरीर बेहद तेज रफ्तार से हिला और दुश्मनों को एक तेज मोशन से काट गया। इत्सुकी गिरे हुए जीव के सामने खड़ा था और शांति से नीचे देखा। उसने पूछा, क्या बस इतना ही था? उसने टूटे शरीर को देखा और सोचा कि क्या लेवल 10 डिजास्टर बीस्ट्स इतने ही ताकतवर होते हैं? लेकिन फिर सोचा कि अगर ऐसा होता तो इस जगह को रूकी ग्रेवयार्ड क्यों कहते? जरूर कुछ और है। तभी उसके सामने एक नीली सिस्टम विंडो आई। उस पर दिखा, बी रैंक स्किल, सेल्फ रेजनरेशन डिटेक्टेड, ओवर मिसेस एक्टिवेटेड। एक और विंडो आई, एनालिसिस स्टार्टेड। फिर दूसरी, एनालिसिस प्रोग्रेस 5%। इत्सुकी मुड़ा जब एक अचानक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसके चेहरे का भाव थोड़ा बदला। वो लेवल 10 डिजास्टर बीस्ट उसके पीछे फिर उठा। उसका पूरा रूप चमकती हरी आंखों के साथ ऊपर की तरफ मुड़ता गया। उसके लंबे बेल जैसे अंग बाहर फटे और उस पर झपट्टे। इत्सुकी ने खुद को तैयार किया। हैरानी में सोचा कि उसने आधा सिर काट दिया था, फिर भी रीजनरेट हो गया। जैसे ही वो विशाल मॉन्स्टर रीजनरेट हुआ, इत्सुकी ने आंखें सिकोड़ी और धीरे से कहा कि जानता था कि यह आसान नहीं होगा। उसके सामने एक चमकती नीली सिस्टम विंडो आई जिस पर जीव की डिटेल्स दिखीं। मॉन्स्टर की पहचान हुई, रिजेनरेटेड कोडामा 520, कोडामा ट्राइब, लेवल 10, ग्रेड 2 गिफ्ट। उसकी डिफेंस 50% कम हो गई थी, लेकिन सेल्फ हीलिंग एबिलिटी बहुत बढ़ गई थी। एक और नीली विंडो पर स्टैट्स साफ दिखे। अटैक 110, एगिलिटी 100, डिफेंस 60, मैजिक 180, कुल 450। जैसे जीव की जड़ें और शाखाएं बेकाबू हो गईं, इत्सुकी ने मुट्ठी कसी। एक सिस्टम अलर्ट चमका, ब्लैक वॉल एक्टिवेटेड। अगले पल उसका हाथ काले कांटों से ढक गया जो जड़ों को काटते गए। इत्सुकी मॉन्स्टर पर कूदा। मॉन्स्टर के हमलों से बचते हुए उसने जल्दी से सिचुएशन एनालाइज की। उसे एहसास हुआ कि अगर वो इतनी तेजी से डैमेज करे कि रीजनरेट ना हो सके तो बीस्ट टिकेगा नहीं। उसने खुद से कहा कि कम समय में भारी डैमेज देना होगा। एनालिसिस विंडो उसके पास दिखती रही। इत्सुकी ने अपने बख्तरबंद हाथ से आगे प्रहार किया, कोडामा की डिफेंस को तोड़ते हुए जैसे चिंगारियां और मलबा चारों तरफ बिखरा। उसकी आंखें लाल चमकीं जैसे वो लकड़ी के अंगों के जंगल में परछाई की तरह कटता गया। हर कदम ने जमीन पर शॉक वेव्स भेजे और हर वार ने प्रोग्रेस विंडो को ऊपर धकेला। इत्सुकी फिर आगे बढ़ा। उसका ब्लेड जैसा हाथ ठंडी नीली रोशनी से चमका। फिर वो ऊपर उठा और एक गिरते भाले की तरह नीचे गिरा। मॉन्स्टर के विशाल शरीर को बीच से चीर दिया। उसके हमले की रोशनी कोडामा के आर पार हो गई और पूरा बैटलफील्ड रोशन हो गया। वो विशाल जीव का शरीर बीच से फटा। सिर से धड़ तक एक चमकती दरार दौड़ गई। उसकी सुनहरी आंखें दरारों से झांकती रहीं जैसे उसका भारी ढांचा टूटने लगा। इत्सुकी ने तेज लाल आंखों से देखा। चेहरे पर मुस्कान बनी। उसने कहा कि अभी खत्म नहीं हुआ। बोला कि जीव को पूरी तरह मिनस्ट कर देगा ताकि रीजनरेट ना हो सके। अगले पल उसने दोनों हाथ उठाए। रोशनी की एक चौंधिया देने वाली वर्टिकल स्लैश नीचे आई और उस विशाल मॉन्स्टर को दो साफ टुकड़ों में काट गई। दरारें जीव के पूरे शरीर पर फैली और लकड़ी का खोल अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। टुकड़े हवा में बिखरे, हल्के चमकते हुए पूरी तरह टूट गए जैसे धूल बैठी। इत्सुकी ने हाथ नीचे किया और सांस ली। उसने कहा, यह काफी होना चाहिए। उसने जोड़ा कि इतनी देर ब्लैक वॉल यूज करने से उसकी मैजिक खर्च हो रही है, लेकिन आराम करने से पहले ही उसके सामने बेलें और जड़ें फिर से लिपटने लगीं। वो लकड़ी का जीव चमकती पीली आंखों के साथ बचे हुए हिस्सों से फिर उठा और हमले की तैयारी में था। इत्सुकी के सामने चमकता डिस्प्ले दिखा, 60%, लेकिन लड़ाई अभी भी जारी थी। लकड़ी के तंतु इत्सुकी की तरफ झपटे जैसे वो उनके बीच तेज स्मूथ स्टेप्स से बचता रहा। उसने पीछे झुंझलाए चेहरे से देखा और मन में सोचा कि इतने सब के बाद भी यह मरने का नाम नहीं ले रहा। उसने धीरे से कहा कि यह एक असली मुसीबत बनता जा रहा है। हर तरफ से हमले आते रहे। बचते बचते उसने कुछ जरूरी नोटिस किया। हर बार मॉन्स्टर के रिजनरेट होने पर ओवर मिसेस की एनालिसिस स्पीड बढ़ जाती है। उसकी आंखें सिकुड़ी। मतलब ये जितना लंबा चले एनालिसिस उतनी जल्दी पूरा होगा। उसे एहसास हुआ कि नया अप्रोच चाहिए। उसने डिसाइड किया कि ब्लैक वॉल बंद करे ताकि बची हुई मैजिक बचे और इसके बजाय थंडर ब्रेकर से हमलों से बचते हुए डिस्टेंस रखे। ये पैटर्न तब तक चलाए जब तक एनालिसिस पूरा ना हो। यही जीतने की स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 3 मिनट की लिमिट खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा था। उसके हाथ पर बिजली कड़की जैसे डिस्प्ले 75% तक पहुंचा। दृढ़ता उसके चेहरे पर जम गई। उसने एक साथ थंडर ब्रेकर और ब्लैक वॉल दोनों एक्टिवेट किए, ऑफेंस को हद तक बढ़ाते हुए मॉन्स्टर को बार बार रीजनरेट करने पर मजबूर किया। ऐसा करने से एनालिसिस स्पीड और बढ़ेगी। उसके चारों तरफ पावर उठी। बिजली के चाप उसके हाथ पर नाचे जैसे वो ठंडे फोकस्ड चेहरे के साथ आगे बढ़ा। जीव का लकड़ी का शरीर बीच से फटता रहा। सुनहरी आंखें दरारों से झांकती रहीं।
बिजली की चिंगारियां हिंसक रूप से चमकती रहीं, जैसे वो लड़ता रहा। अगर मैजिक शून्य होने पर ओवर मिसेस बंद हो जाए तो वो वहीं मर जाएगा। यह वो जानता था। परसेंटेज 80%, फिर 85% तक पहुंचा, जैसे उसने लकड़ी के हमलों के तूफान में खुद को आगे धकेला। उसने खुद से कहा कि अगर अभी मर गया तो जो कुछ भी किया वो बेकार हो जाएगा। बिजली उसके हाथ में इकट्ठी हुई, जैसे उसने एक और ताकतवर वार किया, लेकिन मॉन्स्टर के सिर पर पहुंचने से ठीक पहले उसकी मैजिक पावर शून्य हो गई। आखिरकार उसका शरीर लड़खड़ाया, मुंह से खून टपका। उसने सिर झुकाया और धीरे से कहा, डैम इट। इत्सुकी तेज लकड़ी के कांटों से बिंधा खड़ा था। शरीर बुरी तरह टूटा हुआ था, मुश्किल से टिका था। उसने सिर झुकाया, जैसे उसके घावों से सफेद भाप उठी। उसने धीरे से माना कि उसकी मैजिक आखिरकार खत्म हो गई लगती है। तभी उसके पास एक चमकती विंडो आई। 99%। यह देखकर इत्सुकी के चेहरे पर तेजी आ गई। ठुड्डी से खून बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें ठंडी चमकी। उसने ऐलान किया कि जैसा उसे लगता था, ओवर मिसेस एक्टिवेट होने के लिए मैजिक की जरूरत नहीं। अजीब मुस्कान के साथ उसने कहा कि यह मैच उसका है। उसके सामने विंडो आई। एनालिसिस प्रोग्रेस 100%। उसके चारों तरफ एक चमकती लोटस के आकार की एनर्जी फैलने लगी, नीली रोशनी से चमकती और लकड़ी के कांटों को तोड़ती हुई। एक सिस्टम विंडो आई। सेल्फ रिजनरेशन एनालिसिस कंप्लीट। लोटस बर्स्ट एक्वायर्ड। लोटस बाहर की तरफ खिलती रही, सब कुछ पीछे धकेलती हुई, जैसे और कांटे टूटते गए। एक और विंडो पर डिटेल्स दिखीं। लॉट्स बर्स्ट LV2 एक्टिव इफेक्ट। 5 मीटर डायमीटर के अंदर दुश्मनों को एक्सप्लोसिव डैमेज देने के लिए मैजिक खर्च होती है। पावर मैजिक कंजम्पशन के साथ बढ़ती है। पैसिव इफेक्ट। जब भी लॉट्स बर्स्ट लेवल 1 या उससे ऊपर के किसी जीव को हराए, सभी स्किल रेंजेस 1% बढ़ जाती हैं। लॉट्स पूरी तरह खिला। इत्सुकी के चारों तरफ गुलाबी रोशनी फैली, जैसे उसके घाव तेजी से ठीक होने लगे। एक और विंडो आई। लॉट्स बर्स्ट LV2 एक्वायर्ड। सभी स्टैट्स 20 बढ़े, सारे डिबफ्स हटे और चोटें पूरी तरह ठीक हुईं। मॉन्स्टर ने अपनी चमकती पीली आंखें सिकोड़ते हुए उसे देखा। एक आखिरी विंडो आई। लॉट्स बर्स्ट एक्टिवेटेड। इत्सुकी ने दोनों हाथ मिलाए और ताली बजाई। एक पल में जबरदस्त फोर्स फटी। उसके बाद आग का एक गरजता विस्फोट हुआ, जिसने उसके सामने का सब कुछ अपनी लपेट में ले लिया। एक जलती लहर बाहर की तरफ फैली और मॉन्स्टर की परछाई धुएं और चिंगारियों के बीच से गुजरी। जब आग ठंडी हुई तो वो वहां खड़ा था। गाल पर खून बह रहा था। उसके हाथ अभी भी उसी टेक्निक की पोजीशन में फैले हुए थे। शांत सांस लेते हुए उसने आगे देखा और कहा कि लोटस बर्स्ट बुरा नहीं है। उसके पैरों के पास जले हुए गड्ढे के चारों तरफ धुआं उठ रहा था। तबाही देखते हुए उसने नोट किया कि सिर्फ 1/3 मैजिक में इतनी पावर निकली और कमजोर डिजास्टर बीस्ट्स को साफ करना अब कहीं आसान होगा। लेकिन उसने माना कि उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ओवर मिसेस शून्य हो चुकी मैजिक को भी रिस्टोर कर देगा। आगे बढ़ते हुए जमीन पर कुछ उसकी नजर में आया। वो रुका, पास पड़े एक चमकते हरे क्रिस्टल को देखा और धीरे से पूछा कि यह क्या है। इधर बाहर रिसेप्शनिस्ट बेचैनी से चमकती लाल स्क्रीन को देखती रही। उसने कहा कि रूकी इत्सुकी के अंदर जाए लगभग 3 मिनट हो गए, फिर भी उसके बाहर आने का कोई निशान नहीं। उसने डिस्प्ले की तरफ इशारा किया जहां स्टेटस विंडो दिख रही थी। चैलेंज इन प्रोग्रेस। स्टेज लेवल 10। चैलेंजर टेनमा इत्सुकी। टाइम यूज्ड 2 मिनट 9 सेकंड्स। यह देखकर उसने घबराहट से कहा कि जल्दी रेस्क्यू टीम बुलानी चाहिए। चुआ ने चश्मा ठीक किया और शांति से बोली कि उसे नहीं लगता इत्सुकी लेवल 10 डिजास्टर बीस्ट से हारेगा, लेकिन 3 मिनट में स्टेज क्लियर करना नामुमकिन लग रहा है। उसकी बात अधूरी रह गई, जैसे उनके बीच खामोशी छा गई। लेकिन अचानक बड़ी स्क्रीन पर एक नया मैसेज आया, न्यू रिकॉर्ड अचीव्ड। यह देखकर हॉल में सब ठहर गए। हैरान फुसफुसाहट भीड़ में फैल गई। एक औरत आगे बढ़ी, हरी स्क्रीन को बेयकीनी से देखती हुई धीरे से बोली, नहीं हो सकता। चोआ की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जोर से पूछा कि इत्सुकी ने यह कैसे क्लियर किया। जो वो देख रही थी उस पर यकीन नहीं हो रहा था, और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि 3 मिनट भी नहीं बीते थे। मॉनिटर पर एक आखिरी नोटिफिकेशन तेज चमकी, चैलेंज सक्सेस, स्टेज लेवल 10। चैलेंजर टेनमा इत्सुकी। टाइम यूज्ड 2 मिनट 14 सेकंड्स। स्टेज क्लियर, रिकॉर्ड अपडेटेड। जैसे ही सबने वो अकल्पनीय रिजल्ट देखा, कमरे में सन्नाटा छा गया। लीडर बोर्ड स्क्रीन पर रिजल्ट्स दिखे। पहला स्थान टेनमा इत्सुकी, क्लियर टाइम 2 मिनट 14 सेकंड्स। दूसरा स्थान तिवाजिन, क्लियर टाइम 3 मिनट 14 सेकंड्स। तीसरा स्थान हीटन शो, टाइम 7 मिनट 17 सेकंड्स। तभी इत्सुकी गेट से बाहर निकला। उसके कपड़े फटे हुए और हरे लिक्विड से सने हुए थे। उसके चारों तरफ लोगों ने हैरानी से रिएक्ट किया। एक ने चिल्लाया कि इत्सुकी सच में जिंदा बच गया। पूछा कि उस पर लगा हरा लिक्विड डिजास्टर बीस्ट का खून तो नहीं। दूसरे ने चिल्लाया कि इत्सुकी तिवाजिन से पूरा 1 मिनट आगे रहा। किसी ने बताया कि अंदर लेवल 10 डिजास्टर बीस्ट्स थे और वो समझ नहीं पा रहा कि लेवल 0 रूकी ने ये कैसे किया।
एक और आवाज आई कि लेवल 0 रुकी का जिंदा बचना ही नामुमकिन था। जैसे इत्सुकी आगे बढ़ा, किसी ने बोलना शुरू किया कि मिस्टर इत्सुमी आ रहे हैं। इत्सुमी नेंतो ने इत्सुकी की तरफ मुड़कर देखा, जिसने पूछा कि क्या अब वो ऑफिशियली कमांडर नेंतो की गाइडेंस ले सकता है। इत्सुकी ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें टीचर कहकर बुलाया। कमांडर नेंतो ने गर्व के साथ जवाब दिया कि इत्सुकी ने अच्छा किया, बिल्कुल वैसा जैसा उन्हें अपने शिष्य से उम्मीद थी। पास खड़ी चोआ चुपचाप देखती रही। उसने सोचा कि क्या उसके पिता खुश हैं। उसने ये एक्सप्रेशन उन पर बहुत लंबे समय से नहीं देखा था। भीड़ में लोग फुसफुसाते रहे। एक ने हैरानी से चिल्लाया कि इत्सुकी सच में इत्सुमी नेंतो का शिष्य है। दूसरे ने कहा कि कोई अचरज नहीं कि वो तिवाजिन का रिकॉर्ड तोड़ सका। लेकिन किसी और ने जोड़ा कि भले ही वो सच में इत्सुमी का शिष्य हो, जब तक उसका लेवल नहीं बढ़ेगा आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं। तभी रिसेप्शनिस्ट एक सजे हुए बॉक्स के साथ घबराहट से आगे आई। उसने बताया कि यह रिकॉर्ड तोड़ने का तोहफा है और इत्सुकी से लेने की गुजारिश की। उसके चेहरे पर नरमी आई, जैसे उसने पहले कही बेरुखी की बातों के लिए माफी मांगी। इत्सुकी ने हैरानी से बॉक्स लेते हुए पूछा कि क्या सच में उसे कुछ मिल रहा है। उसने कहा कि ठीक है, क्योंकि लेवल 0 रुकी का ऐसा स्टेज चैलेंज करना सच में लापरवाही लगती है। उसने जोड़ा कि वो उनके लिए बिल्कुल अजनबी था और अगर मर भी जाता तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चूंकि उसने रोकने की कोशिश की, इसका मतलब वो चिंतित थी। यह सुनकर रिसेप्शनिस्ट का चेहरा लाल हो गया। वो हकलाते हुए बोली कि ऐसी कोई बात नहीं। इत्सुकी ने बस शुक्रिया कहा, जिससे वो और भी ज्यादा शर्मा गई। थोड़ी दूर से चोआ ने आवाज लगाई और इत्सुकी को बताया कि वो जा रही है और पीछे न रहे। उसने चश्मा कसते हुए झुंझलाहट से चेताया कि अपने पिता का शिष्य बनने की वजह से घमंड न पाले। इत्सुकी ने तुरंत सीधे होकर हां कर दी। फिर कमांडर नेंतो ने इत्सुकी को ध्यान से देखा और कहा कि इस लेवल का स्टेज अब उसके लिए बहुत आसान हो गया है। उन्होंने मुश्किल बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इत्सुकी अब एडवांस्ड स्टेज चैलेंज कर सकता है। इत्सुकी ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और एडवांस्ड स्टेज दोहराया। जैसे वो तीनों शाम को रूफटॉप पर साथ चले, कमांडर नेंटो समझाते रहे। उन्होंने कहा कि डिजास्टर बीस्ट की ताकत सिर्फ लेवल से तय नहीं होती। सबसे जरूरी फैक्टर, उन्होंने कहा, कुछ और ही है। उन्होंने बताया कि असली डिसाइडिंग फैक्टर है स्पीशीज। चोआ ने समझाया कि जिन स्पीशीज में इंटेलिजेंस नहीं होती और वो सिर्फ इंस्टिंक्ट से चलती हैं, वो आम तौर पर डील करने में आसान होती हैं। लेकिन कुछ स्पीशीज में इंसानों के बराबर या उससे ज्यादा इंटेलिजेंस होती है। उसने बताया कि ऐसी स्पीशीज साधारण डिजास्टर बीस्ट से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली होती हैं। चोआ ने आगे कहा कि अवेकेंड इंसान और डिजास्टर बीस्ट्स असल में एक ही तरह के जीव हैं, बस एक फर्क के साथ। कहा जाता है कि सिर्फ इंसानों के पास जॉब्स होती हैं, इसीलिए स्टैट्स स्पीशीज के हिसाब से अलग अलग होती हैं। उसने आगे बताया कि एडवांस्ड स्टेज में यही ताकतवर स्पीशीज या इंटेलिजेंट डिजास्टर बीस्ट्स होते हैं। उनकी डिफिकल्टी नॉर्मल स्टेजेस से कई गुना ज्यादा होती है। नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के ज्यादातर एडवांस स्टेजेस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 4 में हैं और उसने बताया कि यही इत्सुकी की अगली मंजिल होगी। उसने पूछा कि क्या इत्सुकी का कोई और सवाल है। यह सुनकर इत्सुकी को अचानक वो 2 बीस्ट्स याद आए जिन्हें उसने पहले हराया था। वो चुपचाप उनके बारे में सोचने लगा। उन्होंने इंटेलिजेंस का कोई निशान नहीं दिखाया था और हमले पर चीखे भी नहीं। उसने सोचा कि क्या इसका मतलब है कि उनमें पेन रिसेप्टर्स भी नहीं होते। इत्सुकी की आंखें तेज चमकीं जैसे उसने ऊपर देखा। उसने चोआ से पूछा कि इंटेलिजेंट डिजास्टर बीस्ट्स में पेन रिसेप्टर्स होते हैं या नहीं। यह सुनकर चोआ को अचानक पीछे से एक ठंडा दबाव महसूस हुआ। जैसे वो मुड़ी, उसका चेहरा सख्त हो गया। उसने मन में सोचा कि यह डरावनी ऑरा क्या है और इत्सुकी क्या सोच रहा है। उनके पीछे लोगों का एक ग्रुप इकट्ठा था और आपस में फुसफुसा रहा था। उनमें से एक ने पूछा कि क्या किसी ने सुना कि मिस्टर इत्सुमी इत्सुकी को एडवांस्ड स्टेज चैलेंज करवाने वाले हैं। दूसरे ने जवाब दिया कि तिवाजिन का रिकॉर्ड तोड़ने वाले इत्सुकी के लिए यह ठीक रहेगा। लेकिन एक आदमी ने समझाया कि एडवांस्ड स्टेज नॉर्मल से बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे जरूरी बात, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 4 के लगभग सभी स्टेज एक ही आदमी के कंट्रोल में है। उसने कहा कि वहां एडवांस्ड स्टेज में घुसने वाला हर अवेकेंड गायब हो गया और अफवाह है कि उस आदमी ने उन्हें मारा। किसी ने तुरंत पूछा कि क्या उसका मतलब किनोशिदा रेई से है। एक आदमी बेअदबी से बोलने लगा कि किनोशिदा रेई है कौन और राजा बनने का नाटक करता है। उसके दोस्त ने जल्दी से उसका मुंह दबाया और घबराहट में चुप करवाया। उसने चेताया कि अगर उस आदमी ने सुन लिया तो यह भी मारा जाएगा। आखिर उसने कहा, वो आदमी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 4 के गवर्नर का बेटा है, किनोशिदा रेई। दृश्य एक शानदार कमरे में गया। एक नौजवान आराम से बैठा था जबकि नौकर उसके चारों तरफ खड़े थे। यही था बदनाम किनोशिदा रेई। एक सबोर्डिनेट ने पूछा कि वो कब निकलेंगे। रेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने कहा कि नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 4 के सभी स्टेजेस उसके कंट्रोल में हैं, तो वो जब चाहे जाएगा। उसके लिए लाइन में इंतजार करना आम लोगों का काम है। उसने संतुष्ट मुस्कान के साथ गिलास उठाया। वहां से निकलने के बाद
इत्सुकी ने वो छोटा सजा हुआ बॉक्स खोला जिसमें लाल गद्दी पर एक चमकता पत्थर था, जैसे वो तीनों पेड़ों की छांव में साथ बैठे। इत्सुकी ने उस पत्थर को देखा और धीरे से कहा कि यह उस वक्त वाला है। यह सुनकर पास बैठे कमांडर नेंतो ने पूछा कि क्या उसने पहले कर्म स्टोन देखा है। इत्सुकी ने हां में सिर हिलाया और शांति से समझाया। स्टेज के अंदर डिजास्टर बीस्ट्स को हराने के बाद कुछ ऐसा ही गिरा था, लेकिन फिर वो रुका और बोला कि थोड़ा फर्क है। उसने हरा क्रिस्टल निकाला। उसने हाथ में पकड़े क्रिस्टल को देखा और कहा कि रंग हरा है, लेकिन कुछ एक जैसा नहीं लगता। यह सुनकर चोआ की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। उसने चिल्लाया कि बिगिनर स्टेज के अंदर इंटरमीडिएट कर्म स्टोन आ गया। वो करीब आई और चश्मा ठीक करते हुए देखने लगी। इत्सुकी ने पूछा कि कर्म स्टोन असल में होता क्या है। चोआ उसकी तरफ मुड़ी और समझाने लगी। उसने उसे याद दिलाया कि वो एक रूकी था। उसने कहा कि कर्म स्टोन्स को एक्सपीरियंस स्टोन्स भी कहते हैं। उसने समझाया कि जब कोई डिजास्टर बीस्ट या अवेकेंड मरता है तो उसकी लाश से कार्मा निकलता है, एक अदृश्य एनर्जी जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स जैसी होती है। इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने से लेवल बढ़ता है। यानी कर्म स्टोन एक ऐसी चीज है जिसमें कर्म भरा होता है। उसकी बात में एक एनर्जी से चमकती आकृति दिखी जो यह डिमॉन्स्ट्रेट कर रही थी कि कर्म स्टोन के जरिए अंदर का कर्म कैसे एब्जॉर्ब किया जाता है। उसने आगे कहा कि कर्म स्टोन्स नेचुरली नहीं बनते, इसलिए यह सिचुएशन अजीब है। चोआ ने जोर से सोचा कि इस स्टेज में ऐसा स्टोन क्यों आया। पास खड़े कमांडर नेंतो ने चुपचाप कहा कि शायद यह इत्सुकी की गिफ्ट की वजह से है। यह सुनकर इत्सुकी और चोआ दोनों उलझन में पड़ गए और फिर से उस गिफ्ट के बारे में पूछा। कमांडर नेंटो ने समझाया कि आमतौर पर मारे गए दुश्मन का कर्म उसे मारने वाले को एब्जॉर्ब होता है। फिर भी इत्सुकी ने 2 डिजास्टर बीस्ट्स हराए, लेकिन उसका लेवल नहीं बढ़ा। इसका मतलब कर्म एब्जॉर्ब नहीं हुआ। उन्होंने जोड़ा कि एक बार मैनिफेस्ट हुआ कर्म बिना वजह गायब नहीं होता। उन्होंने आगे कहा कि अगर उनका अंदाजा सही है तो स्कूल पर हमला करने वाले डिजास्टर बीस्ट का कर्म वहां मौजूद अवेकेंड लोगों ने एब्जॉर्ब किया होगा। उन्होंने और समझाया कि स्टेज एक बंद जगह है। चूंकि इत्सुकी उत्पन्न कर्म को एब्जॉर्ब नहीं कर सका और अंदर कोई और था नहीं, बचा हुआ कर्म इकट्ठा होकर कर्म स्टोन बन गया। यह सुनकर चोआ चौंक गई। उसने पूछा कि अगर इत्सुकी सच में लेवल अप नहीं कर सकता तो उसकी स्टैट्स कैसे बढ़ती हैं। यह सुनकर कमांडर नेंतो अचानक उठे और चोआ को याद दिलाया कि किसी अवेकेंड की गिफ्ट टॉप सीक्रेट होती है और किसी को बताई नहीं जा सकती। चोआ चौंक कर तुरंत माफी मांगी। कमांडर नेंतो फिर इत्सुकी की तरफ मुड़े। उन्होंने कहा कि वो कर्म स्टोन रखे या बेचे, यह उसकी मर्जी है। उन्होंने जोड़ा कि वो जल्द ही 5 महाद्वीपों की कमांडर इन चीफ मीटिंग के लिए जा रहे हैं और उनकी गैरहाजिरी में चोआ उसका ख्याल रखेगी। जाने से पहले उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी बातें उसे याद रखनी होंगी। कमांडर नेंटो ने शांति से रूल्स गिनाए। उन्होंने कहा कि अपने रिश्ते को गुप्त रखे। दूसरा रूल, अपनी गिफ्ट किसी को न बताए। तीसरा रूल, टीचर के वापस आने से पहले कम से कम 6 एडवांस्ड स्टेज क्लियर करने होंगे। चौथी बात, बिना हिचकिचाहट वो करे जो उसे सही लगे और वादा किया कि चाहे कुछ भी हो वो उसके पीछे खड़े हैं। यह सुनकर इत्सुकी ने दृढ़ मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी टीचर। उसी वक्त नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 4 के फ्लेमिंग रॉक एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर स्टूडेंट्स के ग्रुप सूट पहने गार्ड से बहस कर रहे थे और एंट्रेंस ब्लॉक था। उनमें से एक चिल्लाया कि वो पहले आए हैं और अंदर जाने दें। गार्ड्स ने मना किया। उन्होंने कहा कि स्टेज किनोशिदा फैमिली के बेटे ने रिजर्व की है, सब घर जाए। स्टूडेंट्स का गुस्सा भड़का। एक ने चिल्लाया कि पैसे होने से कोई कुछ भी नहीं कर सकता। दूसरे ने बताया कि वो प्रिविलेज्ड लड़का अभी तक आया भी नहीं है और मांग की कि पहले उन्हें जाने दिया जाए। उनकी झुंझलाहट बढ़ती गई। एक ने धमकी दी कि अवेकेंड गिल्ड को रिपोर्ट करेगा। उसे परवाह नहीं कि अमीर बच्चा कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, चमकती लाल आंखों वाली एक काली आकृति उनके पीछे प्रकट हुई और उनकी बात काट दी। अगले पल एक ताकतवर हमला आगे की तरफ फटा। स्टूडेंट्स एक तरफ उड़ गए जैसे एक मसलर फाइटर ने ओवरवेलमिंग फोर्स से वार किया और उन्हें पल में बिखेर दिया। एक और स्टूडेंट आगे बढ़ा और उस मसलर आदमी पर हमला किया। हवा में एक तेज सफेद चाप काटी गई जैसे पूरी ताकत से वार हुआ, लेकिन हमला सीधे उस मसलर आदमी के शरीर पर लगा और वापस उछल गया। शॉक वेव्स बाहर की तरफ फटी। इंपैक्ट की आवाज जमीन पर जोर से गूंजी। पीछे से देखता ब्लॉन्ड स्टूडेंट डर से जम गया। उसने बेयकीनी से कहा कि उसकी बी रैंक स्किल अर्थ स्पाइन का कोई असर नहीं हुआ। मस्कुलर आदमी मुड़ा। उसका चेहरा चमकती लाल आंखों और मेटालिक निशानों के साथ एक भयानक रूप में बदल गया। उसने चिल्लाया कि उस हमले से खरोंच तक नहीं आई। ब्लॉन्ड स्टूडेंट कांपने लगा। उसने मन में सोचा कि अर्थ स्पाइन किसी को भी भेद देने वाली टेक्निक है। उसने सोचा कि क्या उसके सामने वाला सच में इंसान है या मॉन्स्टर। स्टूडेंट रिएक्ट करता, इससे पहले वो मॉन्स्ट्रस आदमी आगे झपटा और उसे उठा लिया।
उसकी लाल औंदरा हिंसक रूप से भड़की, जैसे वो डरे हुए स्टूडेंट पर छा गया। मस्कुलर आदमी ने ब्लॉन्ड स्टूडेंट के सिर पर मारा। ब्लॉन्ड स्टूडेंट जोर से नीचे पटका। मुंह से खून फटा, जैसे उसकी आंखें पलट गईं। इम्पैक्ट से उसका शरीर मुड़ गया। उसके चारों तरफ देखने वालों ने हैरानी से रिएक्ट किया। वो फुसफुसाए कि लेवल 7 और लेवल 8 के स्टूडेंट बिना खुद को बचा पाए पल में खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि वो बड़ा आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है। किसी ने उसे पहचाना। ये ओगा ताकुरू था, किनोशिदा रेई के 4 पिलर्स में से एक, लेवल 12 का गोल्ड एलिमेंटलिस्ट। यह सुनकर भीड़ समझ गई कि यह क्यों हुआ। ओगा ने एक हारे हुए स्टूडेंट को गर्दन से पकड़ा और सबको चेताया। उसने कहा कि रेई की परमिशन के बिना स्टेज में घुसने की कोशिश करने वाले को माफ नहीं करेगा। अगर कोई विरोध करे तो उसके साथ भी वही होगा जो जमीन पर पड़े दोनों के साथ हुआ। बाकी स्टूडेंट्स ने घबराहट से देखा जैसे ओगा ने तड़पते ब्लॉन्ड स्टूडेंट को जमीन से उठाया। नीले बालों वाला स्टूडेंट पास बेहोश पड़ा था। ओगा ने चिल्लाया कि कोई उनकी मदद करने की सोचे भी नहीं। पास खड़े सूट पहने बॉडीगार्ड्स हंस रहे थे। उनमें से एक ने ओगा को कहा कि ज्यादा ना जाए क्योंकि बाकी देख रहे हैं। दूसरे ने चेताया कि कमजोर स्टूडेंट्स को मारता रहा तो टीचर को पता चल जाएगा। उनकी हंसी इलाके में गूंजती रही। ओगा ने बस मुंह बनाया। उसने एक झटके में ब्लॉन्ड स्टूडेंट को परे फेंक दिया, बिना किसी परवाह के। घायल ब्लॉन्ड स्टूडेंट आगे गिरा, लेकिन जमीन से टकराने से पहले इत्सुकी ने उसे थाम लिया। स्टूडेंट की नाक से खून टपक रहा था, जैसे उसका शरीर इत्सुकी के हाथों में ढीला पड़ गया। उसके चारों तरफ बाकी स्टूडेंट्स ने हैरानी से फुसफुसाया। एक ने पूछा कि यह नया आया कौन है और क्यों उन्होंने मना करने के बावजूद दखल दिया। एक घबराई आवाज ने कहा कि लेवल 0 वाला तो जरूर मरेगा। किसी और ने चोआ को देखा और कहा कि उसके पास वाली लड़की जानी पहचानी लग रही है। थोड़ी दूर ओगा ने इत्सुकी को घूरा। उसने चिल्लाया कि रेई की परमिशन के बिना कोई नहीं जाएगा। उसने चेताया कि अगर इत्सुकी बेहोश स्टूडेंट जैसा हाल नहीं चाहता तो चुपचाप घर जाए। यह सुनकर इत्सुकी ने सिर थोड़ा झुकाया। उसने शांति से कहा कि वो समझ गया, स्टेज में घुसने के लिए पहले इस आदमी को हराना होगा। पास चोआ ने हाथ उठाया और कहा कि वो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 4 के एडमिनिस्ट्रेटर को कांटेक्ट करेगी, क्योंकि इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। लेकिन इत्सुकी ने उसे रोका। उसकी आंखें चमकदार नीली चमकीं, जैसे उसने कहा कि जरूरत नहीं। उसने दोहराया जो उसके टीचर ने कहा था, बिना हिचकिचाहट वो करे जो उसे सही लगे। फिर वो चोआ की तरफ मुड़ा और सीधे बोला कि घायल स्टूडेंट्स का इलाज उस पर छोड़ता है। फिर वो ओगा की तरफ मुड़ा। जैसे इत्सुकी आगे बढ़ा, ओगा के मन में एक ख्याल आया। उसे घूरते हुए उसने सोचा कि यह आदमी कौन है। इत्सुकी के पास एक स्टेटस विंडो तैरी, जिस पर उसकी जानकारी दिखी। टेन्मा इत्सुकी, ह्यूमन, लेवल 0 फिक्स्ड, जॉब, ऑर्डर ब्रेकर, गिफ्ट, स्पेशल ग्रेड, स्किल, अनडिस्क्लोज्ड, स्टेटस, अनडिस्क्लोज्ड। यह देखकर लेवल 0 होने के बावजूद इत्सुकी बिना किसी डर के मजबूती से खड़ा था। ओगा ने सोचा कि क्या इत्सुकी के पास कोई रेयर जॉब है जो उसे इतना शांत रखती है। ओगा को अचानक कुछ अजीब लगा। अपना लेवल ज्यादा होने के बावजूद उसे दबाव महसूस हुआ। उसने खुद से कहा कि रेयर जॉब हो या ना हो, वो 12 लेवल्स आगे है। स्टैट्स का फर्क कुछ ऐसा नहीं जो इत्सुकी पाट सके। ओगा के पास एक और विंडो आई जिस पर उसकी स्टेटस दिखी। ओगा ताकुरू, ह्यूमन, लेवल 12, जॉब, एलिमेंटलिस्ट, गिफ्ट, ग्रेड 2। मेटलाइजेशन के बाद स्टेशनरी स्टेट में डिफेंस 50% बढ़ जाती है। स्किल, मेटलाइजेशन, स्टैट्स, अटैक 110, एगिलिटी 100, डिफेंस 250, मैजिक 145, कुल 605। जैसे ओगा देखता रहा उसका चेहरा बदला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसकी आंखों की पुतली में उसे अचानक इत्सुकी अविश्वसनीय रफ्तार से उसकी तरफ दौड़ता दिखा। अगले पल इत्सुकी की मुट्ठी ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ ओगा के शरीर से टकराई और इम्पैक्ट साफ लगी, जैसे एक झटका उसके पूरे ढांचे से गुजरा। भीड़ ने हैरानी से देखा, जबकि 2 स्टूडेंट्स आगे देखते रहे। चेहरों से पसीना बह रहा था। एक ने चिल्लाया कि स्पीड अकल्पनीय है और पूछा कि क्या इत्सुकी सच में लेवल 0 है। दूसरे ने माना कि वो लेवल 8 होने के बावजूद उस तरह की मूवमेंट के साथ नहीं टिक सकता। लेकिन जब धूल बैठी तो पता चला कि इत्सुकी की मुट्ठी ओगा के मेटल सिर पर लगी थी, जिससे इम्पैक्ट पर भांप उठी। ओगा ने अपनी मेटालाइजेशन स्किल से वॉर रोक लिया था। उसका चेहरा चमकती मेटल परत के पीछे छुपा था। यह देखकर इत्सुकी थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखें सिकुड़ी, जैसे उसे एहसास हुआ कि वार रुक गया। ओगा ने दोनों हाथ उठाए। उसकी बाहें पूरी तरह चमकदार मेटल में बदल गईं। उसने इत्सुकी को ऊपर से देखा और शांति से कहा कि स्पीड अच्छी है। फिर वो हिला और ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ आगे झपटा। चिल्लाया कि इत्सुकी के हमले में ताकत नहीं है। उसके नीचे फर्श फट गया, जैसे मलबा बाहर की तरफ उड़ा। इत्सुकी ने खुद को तैयार किया और चुपचाप सिचुएशन एनालाइज करने लगा।
उसने सोचा कि लेवल 10 से ऊपर के दुश्मन पर सरप्राइज अटैक सफलतापूर्वक लगाने के लिए क्या चाहिए। जैसे उसका शरीर फिर मोशन में आया, उसने नतीजा निकाला कि थंडर ब्रेकर से अपनी एगिलिटी और बढ़ानी होगी। तभी एक सिस्टम विंडो आई। डिस्प्ले पर टेन्मा इत्सुकी की स्टेटस दिखी। ह्यूमन, लेवल 0 फिक्स्ड, जॉब, ऑन ऑर्डर ब्रेकर, गिफ्ट निर्वाणा, स्पेशल ग्रेड। उसकी निर्वाणा स्किल्स थीं ओवर मिसेस जी रैंक, थंडर ब्रेकर LV2, ब्लैक वॉल LV2, लोटस बर्स्ट LV2। उसकी सभी स्टैट्स अटैक, एजिलिटी, डिफेंस और मैजिक 250 थीं, कुल 1000। फिर एक और स्क्रीन आई। सी रैंक स्किल मेटलाइजेशंस डिटेक्टेड। उसी पल ओवर मिसेस एक्टिवेट हुआ और एनालिसिस शुरू हो गया। प्रोग्रेस बार 1% तक पहुंचा। इत्सुकी जमीन पर झुका अपने दुश्मन को देखता रहा। उसने सोचा कि क्या थ्रेट लेवल इतना ज्यादा था कि ओवर मिसेस एक्टिवेट हो गया। उसने डिसाइड किया कि सीरियस होना होगा। एक नई स्क्रीन पर एनालिसिस 5% तक बढ़ता दिखा। इत्सुकी ने सामने ओगा के मेटल कवर्ड शरीर को ऑब्जर्व किया और सोचा कि नॉर्मल अटैक्स मेटलाइज्ड हिस्सों को नहीं तोड़ सकते। उसने नतीजा निकाला कि जो हिस्से अभी भी फ्लैश हैं, उन पर एम करना होगा। उसका पैर जमीन पर सरका जैसे वो एक्सेलरेट हुआ, लेकिन ओगा ने उसे देखा और हंसा। उसे कमजोर कहा, जिसमें न ताकत है न स्पीड, और अपनी चमकती सख्त बांहें काउंटर के लिए उठाईं। इत्सुकी की नजर तेज हुई, जैसे उसने मन में सोचा कि दुश्मन ने गार्ड छोड़ दिया। उसे लगा कि इत्सुकी ने जो स्पीड पहले दिखाई वही उसकी मैक्सिमम है। उसका चेहरा शांत और फोकस्ड रहा। नीली बिजली की हल्की रोशनी उसके शरीर पर दौड़ने लगी। बिजली उसके चारों तरफ लिपटी, जैसे वो एक्सेलरेट करने की तैयारी करने लगा। उसने मुट्ठी कसी और उसी पल थंडर ब्रेकर से स्पीड बढ़ाने का फैसला किया। उसके सामने ओगा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं जब बिजली फटी। उसने बेयकीनी से चिल्लाया कि इत्सुकी के पास लाइटनिंग एलिमेंट कैसे है। इससे पहले कि वो रिएक्ट करता, इत्सुकी ने सर्च किया। उसके चारों तरफ बिजली हिंसक रूप से कड़की। इत्सुकी ने ऐलान किया कि उसे मेटलाइज करने का मौका नहीं देगा। इत्सुकी लगातार ओगा पर हमले करता रहा। उनके चारों तरफ दर्जनों नीली स्क्रीन्स आईं, जिन पर परसेंटेजेस बढ़ती दिखीं। 25%, 59%, 66%। हमले की तेज प्रोग्रेस ट्रैक होती रही। किनारे से देखते लोग हैरानी से देखते रहे। एक आदमी ने पूछा कि इत्सुकी दूसरी जॉब की स्किल्स कैसे यूज कर सकता है। दूसरे ने कहा कि स्पीड इतनी तेज है कि आंखें फॉलो नहीं कर सकती। किसी और ने धीरे से कहा कि वो लेवल 0 लड़का शायद सच में ओगा को हरा दे। ओगा खुद रिएक्ट करने में मुश्किल महसूस कर रहा था। पसीना उसके चेहरे पर बह रहा था, जैसे उसे एहसास हुआ कि मेटलाइज करने का वक्त नहीं मिल रहा। उसने दांत पीसे और सोचा कि लेवल 0 इतनी तेजी से कैसे हिल सकता है। उसके अंदर घबराहट बढ़ती गई, जैसे उसने माना कि इसी रफ्तार से वो हार जाएगा। बिजली उसके पूरे शरीर को जकड़ गई। वो चीख भी नहीं सका। घबराहट ने उसे जकड़ लिया, जैसे उसने मन में चिल्लाया कि बाकी देखते क्या हैं, मदद करें। जैसे बिजली उसके चारों तरफ घूमती रही, ओगा ने दांत भींचे। उसका चेहरा घबराहट से बिगड़ा और उसने मन में सोचा कि कोई चारा नहीं बचा। वो टेक्निक आजमानी होगी। एक जोरदार चिल्लाहट के साथ उसने अचानक अपनी शर्ट फाड़ी और पावर का एक बर्स्ट छोड़ा। उसके शरीर से फोर्स की लहरें फटीं, जैसे उसने अपनी अल्टीमेट स्किल एक्टिवेट की। इत्सुकी के सामने ओगा का पूरा शरीर सिर से पैर तक मेटालिक हो गया। इत्सुकी ने हैरानी से देखा। उसे एहसास हुआ कि दुश्मन ने एक साथ पूरा शरीर मेटलाइज कर लिया। उसके पास एक सिस्टम विंडो चमकी। सी रैंक स्किल मेटलाइजेशन, एनालिसिस प्रोग्रेस 88%। ओगा ने चमकती आंखों से इत्सुकी को नीचे घूरा। उसने कहा कि शुक्रगुजार है, पहले कभी पूरा शरीर मेटलाइज नहीं कर पाया था, लेकिन इत्सुकी ने इतना दबाया कि आखिरकार यह हो गया। उसने समझाया कि मेटालाइज्ड हिस्से उसकी डिफेंस 50% बढ़ा देते हैं और उसकी पर्सनल गिफ्ट स्टेशनरी स्टेट में और 50% जोड़ती है। दोनों इफेक्ट्स मिलाकर उसकी करंट डिफेंस 500 से ऊपर है। उसका चेहरा एक क्रूर मुस्कान में बदला जैसे उसने इत्सुकी को देखा। उसने कहा कि पहले उसे बीच से काटने का प्लान था, लेकिन नई स्किल कंप्लीट करने में मदद के लिए शुक्रिया। कम से कम इत्सुकी को आसानी से मरने देगा। किनारे से देखते बाकी ट्रेनीज हैरान थे। एक ने चिल्लाया कि लेवल 12 पर 500 से ज्यादा डिफेंस तोड़ना नामुमकिन है। दूसरे ने माना कि उसे लगा था लेवल 0 नया आया जीत जाएगा, लेकिन दुश्मन बहुत बड़ा मॉन्स्टर है। अचानक इटुकी के चारों तरफ नीली औंदरा लिपटी। उसने शांत आंखों से आगे देखा और कहा कि अगर उसका अंदाजा सही है तो पूरे शरीर का मेटल ट्रांसफॉर्मेशन भारी मात्रा में मैजिक खर्च करता होगा। उसके पास की स्क्रीन पर एनालिसिस 99% तक पहुंचा। इत्सुकी ने आगे कहा कि अगर ओगा ने अपने ज्यादातर स्टैट पॉइंट्स डिफेंस पर लगाए हैं तो उसकी मैजिक ज्यादा नहीं होनी चाहिए। परसेंटेज फिर बढ़ा, 99%। उसके सामने ओगा ने घुर्राया और इनकार किया। इत्सुकी की रीजनिंग को बकवास कहा। मानने से इनकार करते हुए भी उसने सोचा कि क्या इत्सुकी सच में लेवल 0 है।
उसकी तेज समझ से हैरान इत्सुकी ने रिलैक्स्ड मुस्कान बनाए रखी। उसने कहा कि ओगा की मैजिक शून्य तक खींचने जैसी बोरिंग टैक्टिक में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। इसकी बजाय उसने ऐलान किया कि लड़ाई जल्दी खत्म करेगा। उसी पल नीली स्क्रीन चमकी। एनालिसिस प्रोग्रेस 100%। ऊपर एक नीले लोटस के आकार की ओनरा खिलने लगी। देखती चोआ ने फुसफुसाया कि लोटस फिर आ गया और उसे एहसास हुआ कि इत्सुकी और ताकतवर होने वाला है। बाकी उसके चारों तरफ बनते विशाल लोटस को देखते रहे। एक आदमी ने पूछा कि क्या यह लॉर्ड सच में लेवल 0 की स्किल है। दूसरे ने सोचा कि इत्सुकी ओगा को कैसे हराएगा, क्योंकि यह ऑफेंसिव टेक्निक नहीं लग रही। एक नोटिफिकेशन विंडो आई। मेटलाइजेशन स्किल का एनालिसिस पूरा हुआ और एक नई स्किल क्लियर ऑर्ब हासिल हुई। एक और विंडो ने स्किल डिस्क्राइब की। क्लियर ऑर्ब लेवल 1। एक्टिव इफेक्ट। एक फिक्स्ड पाथ पर एक परफेक्ट स्फीयर शूट करती है। स्फीयर 1 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है और रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को पियर्स करता है, जबकि सारी डिफेंस इग्नोर करता है। पैसिव इफेक्ट। हर बार जब क्लियर ऑर्ब से यूजर से ज्यादा डिफेंस वाले दुश्मन को हराया जाए, यह देखकर कि नई स्किल डिफेंस इग्नोर करती है, इत्सुकी ने सोचा कि इससे हिट करने पर डैमेज जरूर होगा। लेकिन प्रॉब्लम थी फ्लाइट स्पीड। 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पर आम इंसान भी दौड़ कर सकता है, तो टाइमिंग बेहद जरूरी होगी। लेकिन फिर इत्सुकी ने सोचा कि उस सैंडबैग ओगा के खिलाफ जो हिलेगा भी नहीं, टाइमिंग सोचने की जरूरत ही नहीं। इत्सुकी की आंखें नीली चमकी जैसे उसने ओगा को देखा और ऐलान किया कि ओगा की वो बेशकीमती एब्सोल्यूट डिफेंस पूरी तरह तोड़कर रख देगा। तभी एक सिस्टम विंडो आई। क्लियर ऑनर LV1 एक्वायर्ड। सभी स्टैट्स 10 बढ़े। सारे डेबफ्स हटे और चोटें पूरी तरह ठीक हुईं। अटैक 250 से 260। एगिलिटी 250 से 260। डिफेंस 250 से 260। मैजिक 250 से 260। कुल स्टैट्स 1000 से 1040। नीली लोटस की पंखुड़ियां खिलीं जैसे इत्सुकी बीच में खड़ा था और अपनी उंगली ओगा की तरफ तानी। उसकी उंगली के ऊपर एक छोटा लॉर्ड्स फ्लावर दिखा। जैसे लॉर्ड्स घूमा और खिला, इत्सुकी ने ओगा से कहा कि अब इसे डोड करके दिखाए। एक सिस्टम विंडो दिखा। क्लियर ऑर्ब एक्टिवेटेड। स्टूडेंट्स उस चमकते स्फीयर को देखते हुए आपस में फुसफुसाए। एक ने कहा कि उसने यह स्किल पहले कभी नहीं देखी। दूसरे ने समझाया कि यही है ऑर्डर ब्रेकर, चारों में सबसे रहस्यमयी जॉब। किसी ने सवाल किया कि लेवल 0 की छोड़ी स्किल लेवल 12 स्पेशलिस्ट की डिफेंस तोड़ सकती है। दूसरे ने इत्सुकी के कॉन्फिडेंट चेहरे की तरफ इशारा किया और कहा कि टेक्निक जरूर कमाल की होगी। एक चमकती लोटस जैसी आकृति खुली जिसमें से एक छोटा काला ऑर्ब निकला। ऑनर आगे तैरा, चमकता हुआ जैसे उसके चारों तरफ रंग बिखरे। देखने वाले चुपचाप देखते रहे जैसे ऑर्ब हवा में धीरे धीरे बढ़ा। कुछ स्टूडेंट्स उलझन में देखते रहे। एक लड़के ने शिकायत की कि यह तो बस एक छोटी सी गेंद है। दूसरे ने कहा कि यह सीरियस है या मजाक, और डिसअपॉइंटेड कहा। ओगा ने ऑर्ब को घूरा। उसने उस हमले का मजाक उड़ाया, कहा कि इतना छोटा स्फीयर उसे हिला नहीं सकता और न ही उसकी गिफ्ट कैंसिल कर सकता है। उसने आगे कदम बढ़ाया आत्मविश्वास के साथ। उसने पूछा कि क्या यही इत्सुकी का ट्रम्प कार्ड है। ऑन ऑर्ब उसकी तरफ तैरता रहा। मजाक उड़ाती नजर से ओगा ने चिल्लाया कि इत्सुकी बेकार तरीके से मरेगा। एक पल के लिए वो जीत के यकीन में था, तब तक जब तक उसका चेहरा अचानक नहीं बदला। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, जैसे ओनॉर्ब उसके मेटल कोटेड शरीर के किनारे में धंसने लगा। जहां वो छुआ वहां एक हल्की दरार आई। एक पल बाद घाव से खून का एक हिंसक फव्वारा फटा। ओगा दर्द में चीखा जैसे क्लियर ओनर्ब उसकी बांह के आर पार हो गया और एक साफ लकीर में चीर गया। वो जमीन पर गिरा, खून बहते स्टंप को पकड़े हुए अपनी बांह के बारे में बेबसी से चिल्लाता रहा। इत्सुकी शांति से उसकी तरफ चला। उसने ओगा को कहा कि उसने चेताया था कि डोड्ज करे। इत्सुकी ने कहा कि वो इंसान है, इसलिए सिर्फ बांह पर एम किया। अगर डिजास्टर बीस्ट होता तो गर्दन पर एम होता। इत्सुकी ने फिर पास खड़े ओगा के आदमियों को देखा जो जमे खड़े थे। उसने हुक्म दिया कि घूरना बंद करें और ओगा को हॉस्पिटल ले जाए। पूछा कि क्या सुनाई नहीं देता। जब कोई नहीं हिला तो वो ठंडी आंखों से वापस मुड़ा और तेजी से दोहराया कि निकले यहां से। फौरन ओगा को गार्ड्स उठा ले गए। खून उसकी पीठ पर था और उनके सूट्स पर टपक रहा था। एक गार्ड का चेहरा हिला हुआ था, जबकि दूसरे ने चेहरे से पसीना पोंछा। दूर से भीड़ तालियां बजाने लगी। चोआ गर्व से मुस्कुराई जैसे उसके आसपास स्टूडेंट्स जश्न मनाने लगे। किसी ने चिल्लाया कि इत्सुकी जीत गया। दूसरे ने कहा शाबाश। बाकी ने कहा कि ओगा को यही होना चाहिए था। फौरन 2 स्टूडेंट्स इत्सुकी के पास दौड़े। एक ने पूछा कि क्या उसके साथ टीम बनाएगा। 3 लोग मिलकर मिशन जल्दी क्लियर कर सकते हैं। दूसरे ने जोर दिया कि अपनी टीम में ज्वाइन करे। सिर्फ 2 मेंबर्स होने से एक्सपीरियंस पॉइंट्स ज्यादा मिलेंगे। वो फिर बहस में पड़ गए। पूछा कि क्या 3 लोगों के साथ फ्लेमिंग रॉक एग्जीक्यूशन ग्राउंड चैलेंज करेगा। उन्होंने चेताया कि अंदर के सभी डिजास्टर बीस्ट्स की डिफेंस होगा जितनी है।
उनमें से एक ने जोड़ा कि उनकी टीम में एक हीलर है जो उसकी मैजिक रिस्टोर कर सकता है और ऑर्ब्स बिना रुके चलाने देगा। इत्सुकी ने आगे शांति से देखा। उसने सोचा कि ओगा जितनी डिफेंस वाले बीस्ट्स तो परफेक्ट हैं। उसे याद आया कि जब भी क्लियर ऑनर्ब से ज्यादा डिफेंस वाला दुश्मन हारता है तो ऑनर्ब की फ्लाइट स्पीड बढ़ती है। उसने डिसाइड किया कि उस स्टेज के अंदर ऑर्ब की स्पीड बढ़ाएगा। दोनों लड़के उत्सुकता से आगे झुके और इत्सुकी से पूछा कि वो किस टीम को चुनेगा। इत्सुकी ने नजर झुकाई और धीरे से बोला कि वो अकेला जाएगा। उसके चारों तरफ बाकी ने हैरानी से रिएक्ट किया। एक ने बेयकीनी से चिल्लाया कि वो लेवल 15 का एडवांस्ड स्टेज अकेले चैलेंज कर रहा है। दूसरे ने शिकायत की कि ओगा को हराने के बाद से घमंडी हो गया है। वो दोनों स्टूडेंट्स चले गए। उनमें से एक ने माना कि इत्सुकी ताकतवर है, लेकिन घमंड की भी एक हद होती है। दूसरे ने जोड़ा कि वो शायद उनके स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता और किसी और को ढूंढने का सुझाव दिया। चुआ आगे आई और शांति से बोली। उसने समझाया कि इस जगह के सभी डिजास्टर बीस्ट्स की डिफेंस ओगा जैसी है। उसने कहा कि वो समझती है कि उसके पास उन्हें हराने का तरीका है, लेकिन सवाल किया कि क्या उसकी मैजिक इतनी देर तक टिकेगी। इत्सुकी उसकी तरफ मुड़ा। एक छोटी कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा कि चिंता न करे, वो ठीक रहेगा। यह सुनकर चोआ का चेहरा तुरंत बदला। उसने तीखेपन से जवाब दिया कि वो चिंतित नहीं है। उसने कहा कि बस इसीलिए पूछा क्योंकि अगर वो मर गया तो उसके पिता उसे दोष देंगे। फिर वो मुड़ गई और बोली कि वो घायलों का इलाज करने जाएगी और वो जो चाहे करे। जाने से पहले उसने चश्मा ठीक किया और एक और चेतावनी दी। उसने समझाया कि स्टोन ट्राइब में इंटेलिजेंस नहीं होती, लेकिन वो ग्रुप्स में चलते हैं। उसने मैजिक कंजम्पशन का ख्याल रखने को कहा। इत्सुकी चमकते एंट्रेंस डिवाइस की तरफ बढ़ा और हाथ उठाया। हवा में एक हल्की बीप गूंजी, जैसे सिस्टम ने कंफर्म किया। दरवाजे के पास एक नोटिफिकेशन आई, अवेकेंड टेनमा इत्सुकी की एंट्री अप्रूव्ड। अंदर जाते ही इत्सुकी ने तेज आंखों से आगे देखा। उसने धीरे से कहा कि दुश्मन उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। उसके सामने अनगिनत स्टोन बीस्ट्स पथरीली घाटी में भरे थे। उनके शरीर मोटी चट्टानों से बने और आंखें पीली चमकती थीं। उनके वजन से जमीन दरकती रही, जैसे वो चार्ज करते आए। इत्सुकी ने उन्हें देखा और नोट किया कि इस एडवांस्ड स्टेज के डिजास्टर बीस्ट्स के लेवल्स और स्टैट्स पहले से कहीं ज्यादा हैं। उसके सामने एक नीली सिस्टम विंडो आई, जिस पर स्टोन ट्राइब के एक स्टोन स्टैच्यू की जानकारी दिखी। लेवल 9 गिफ्ट, सारी मैजिक पावर को डिफेंस में कन्वर्ट करना। जैसे एक स्टोन बीस्ट उसकी तरफ झपटा। इत्सुकी ने अपना चमकता बैंगनी ऑर्ब बाहर निकाला। उसने शांति से कहा कि टेस्ट करेगा कि ये दुश्मन क्लियर ऑर्ब की पैसिव कंडीशंस पूरी करते हैं। ऑर्ब के चारों तरफ बैंगनी ऑनरा बाहर फटी, जैसे उसने एक्टिवेट किया। क्लियर ऑर्ब तेज चमका। उसकी पावर वायलेट और नीली रोशनी की परतों में घूमती रही। स्टोन बीस्ट आगे चार्ज करता आया। उसका विशाल शरीर धूल तोड़ता रहा जैसे इत्सुकी ने हाथ उठाया। बैंगनी ऑर्ब उसकी हथेली के ऊपर तैरा, तेज रोशनी से घूमता हुआ, जैसे उसने आते मॉन्स्टर पर एम किया। ऑनर्ब पल में निकला और बीस्ट के पथरीले शरीर के आर पार चीर गया। पीछे एक बड़ा छेद खुला और इत्सुकी फीकी पड़ती बैंगनी रोशनी के बीच आगे बढ़ा, जैसे सिस्टम विंडो आई। स्क्रीन पर मैसेज दिखा, स्टोन स्टैच्यू लेवल 9 डिफीटेड। अगली लाइन, क्लियर ऑर्ब फ्लाइट स्पीड 100% बढ़ी। इत्सुकी ने नोटिफिकेशन देखी और सिर हिलाया। उसने मन में सोचा कि बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा उसे लगा था, और स्टोन बीस्ट्स दहाड़ते हुए उसके सामने आए। उनकी पीली आंखें टूटी चट्टानों के बीच से चमकती रहीं। इत्सुकी उनके बीच शांति से खड़ा था। बैंगनी रोशनी उसकी सिलहूट पर पड़ रही थी। बिजली उसके शरीर पर कड़कने लगी और उसकी आंखें लाल चमकीं। उसने आगे देखकर कहा कि ये स्लो बीस्ट्स, जिनकी इवेजन भी खराब है, क्लियर ऑर्ब के लिए परफेक्ट शिकार हैं। सिस्टम विंडोज एक के बाद एक आती रहीं। स्टोन स्टैच्यू लेवल 9 डिफीटेड। क्लियर ऑर्ब फ्लाइट स्पीड 100% बढ़ी। टूटे पत्थरों के टुकड़े जमीन पर बिखरते रहे, जैसे नोटिफिकेशंस हवा में भरते गए। इत्सुकी के ऊपर चमकती स्टेटस विंडो दिखी, मैजिक 110 सेल रिमेनिंग। वो टूटे स्टोन बीस्ट्स के ढेर के ऊपर खड़ा था। बैटलफील्ड को नीचे देखते हुए उसने शांति से सिचुएशन कैलकुलेट की। क्लियर ऑर्ब एक बार यूज करने में 50 मैजिक पॉइंट्स खर्च होते हैं, यानी सिर्फ 2 यूज बचे थे। उसके सामने जमीन कांपी, जैसे 2 विशाल स्टोन बीस्ट्स सीधे उसकी तरफ चार्ज करते आए। उसने नोट किया कि बचे हुए दुश्मन 3 हैं। एक बॉस भी है जो अभी तक सामने नहीं आया। दोनों स्टोन मॉन्स्टर्स को पूरी ताकत से दौड़ते देखकर वो समझ गया कि क्या करना होगा। उसने सोचा कि एक ही ऑर्ब से 2 दुश्मनों को एक साथ हराना होगा। इत्सुकी ने स्टैंस नीचा किया और क्लियर ऑर्ब से उठती बैंगनी एनर्जी इकट्ठा की। एक ताकतवर जंप के साथ इत्सुकी जमीन छोड़कर ऊपर उठा। तब बीस्ट्स एक्सप्लोसिव फोर्स के साथ टकराए। पथरीली जमीन टूट गई, जैसे धूल और पत्थर के टुकड़े बाहर की तरफ उड़े। इत्सुकी आगे कूदा। अभी, उसने कहा और सीधे मलबे के बीच से बढ़ा। उसकी आंख ब्लड रेड चमकी,
जैसे वो शॉक वेव के बीच से गुजरा। उसके चेहरे पर एक तेज मुस्कान बनी। ये लो, उसने चिल्लाते हुए अगला वार तैयार किया। बैंगनी ऑर्ब अंधाधुंध स्पीड से नीचे गया। उसकी रोशनी आसमान में फैली जैसे इट्सुकी उसके ऊपर हवा में था। फॉरन सिस्टम विंडोज एक के बाद एक आईं। स्टोन स्टैच्यू लेवल नॉ डिफीटेड। क्लियर ऑर्ब फ्लाइट स्पीड 100% बढ़ी। इंपैक्ट के बाद इत्सुकी जमीन पर गिरा। सांसें भारी थीं। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था जैसे वो पथरीले फर्श पर पसरा था। उसने धीरे से कहा कि मैजिक खत्म होने से पहले जो थकान आती है वो बहुत कठिन है। उसने उम्मीद जताई कि कभी मैजिक रिकवरी स्किल मिलेगी। वो धीरे धीरे उठकर बैठा और सामने चमकती स्क्रीन को देखा। उसने कहा कि अब ऑर्ब 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रहा है तो भागते दुश्मनों को भी कैच कर सकता है। सिस्टम विंडो पर स्किल की डिटेल्स दिखीं। क्लियर ऑन ऑर्ब लेवल 1। एक्टिव इफेक्ट, एक फिक्स्ड ट्रैक्टरी पर परफेक्ट स्फीयर फायर करता है। स्फीयर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ता है और रास्ते के सभी दुश्मनों को पियर्स करता है, डिफेंस इग्नोर करते हुए। पैसिव इफेक्ट, जब भी क्लियर ऑर्ब से यूजर से ज्यादा डिफेंस वाले दुश्मन को हराया जाए, फ्लाइट स्पीड 500% बढ़ती है। करंट फ्लाइट स्पीड इंक्रीज 500%। डिटेल्स चेक करते हुए अचानक जमीन कांपी और एक विशाल पथरीला हाथ जोर से उसकी तरफ गिरा। इत्सुकी ने हैरानी से ऊपर देखा जैसे वो भारी मांस जमीन से टकराया। धूल और पत्थर हर तरफ उड़े। एक विशाल स्टोन जायंट आगे बढ़ा। उसका पथरीला शरीर हर कदम पर कांपता रहा जैसे धूल उसके चारों तरफ उड़ती रही। एक सिस्टम विंडो आई जिसने बी रैंक स्किल डिटेक्ट की और मॉन्स्टर की डिटेल्स दिखाई। जायंट स्टोनमैन 28, लेवल 15, स्टोन ट्राइब, ग्रेड 2 गिफ्ट, सारी मैजिक पावर को डिफेंस में कन्वर्ट करना। अटैक 239, एगिलिटी 60, डिफेंस 478, मैजिक 0, कुल 777। इत्सुकी ने उस विशाल जीव को ऊपर देखा और सांस में कहा कि यह तो बहुत बड़ा है। बिजली उसके शरीर पर लिपटी जैसे एक और विंडो आई। थंडर ब्रेकर एक्टिवेटेड। एगिलिटी 50% बढ़ी। नीली बिजली से कड़कता हुआ वो जायंट की तरफ दौड़ा। मॉन्स्टर के विशाल ढांचे के नीचे से दौड़ते हुए उसने सोचा कि एक क्लियर ऑर्ब हिट से हरा सकता है या नहीं। उसने स्टोन जायंट के सिर को देखा और सोचा कि शायद सिर पर एम करना काम करे। बिजली उसके पीछे दौड़ती रही जैसे वो मॉन्स्टर के पथरीले शरीर पर चढ़ता गया। उसने एक मौके की झलक देखी और मॉन्स्टर के सिर पर क्लियर ऑर्ब फायर किया। लेकिन इत्सुकी को जल्द ही कुछ परेशान करने वाला एहसास हुआ। उसने खुद से कहा कि ऑर्ब बहुत छोटा है, चाहे पियर्स भी कर जाए डैमेज ज्यादा नहीं होगा। विशाल स्टोन जायंट ने अपना भारी हाथ घुमाया और इंपैक्ट से हवा में तूफान आ गया। इत्सुकी ऊपर कूदा। रोशनी और एनर्जी उसके चारों तरफ घूमती रही जैसे वो हमले से बचने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि वो हवा में फंस गया है। उसने दांत भींचे और सोचा कि यह बुरा है, हवा में रहते हुए डोड नहीं कर सकता। एक सिस्टम विंडो आई जैसे काले कांटे उसकी बांह पर लिपटे। ब्लैक वॉल एक्टिवेटेड। ठीक तब जब जायंट का वार लगा, इत्सुकी चट्टानों से वायलेंट एक्सप्लोजन के साथ जा टकराया। धूल और मलबा पथरीली जमीन पर उड़ा। जब धूल बैठी तो इत्सुकी एक पत्थर की दीवार में ढंसा था। भारी सांसें लेते हुए उसने कहा कि यह बड़ा आदमी उसकी उम्मीद से ज्यादा टफ है। उसके सामने एक और सिस्टम विंडो चमकी। बी रैंक स्किल जिगैंटिफिकेशन डिटेक्टेड, ओवर मिसेस एक्टिवेटेड, 1% से शुरुआत। यह देखकर इत्सुकी ने कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ ऊपर देखा। यह जानकर कि मॉन्स्टर किसी स्किल की वजह से इतना बड़ा बना है, उसने कहा कि यह तो आसान होगा। एक हाथ से उसने उस विशाल पत्थरीले शरीर को थामा और अगले मूव की तैयारी करने लगा। इधर बाहर किनोशिदा रेई के एक आदमी को ओगा के साथ हुई घटना की खबर मिली और वो हैरानी से जम गया। उसके पीछे किनोशिदा रेई सुनहरी वेस्ट पहने शांति से बैठा था। उसने आंखें सिकोड़ी और आदमी को चेताया कि उसके सामने शोर न मचाए। सूट पहने आदमी ने सिर झुकाया और माफी मांगी, कहा कि बस इतना अनएक्सपेक्टेड था। किनोशिदा ने पूछा कि क्या हुआ। आदमी ने अर्जेंटली बताया कि किसी ने ओगा को हराया और जबरदस्ती स्टेज में घुस गया। यह सुनकर किनोशिदा ने दांत पीसे और हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास तोड़ दिया। उसने सवाल किया कि ओगा क्या कर रहा था। उसे याद आया कि ओगा हमेशा शेख ही मारता था कि लेवल 30 से नीचे कोई उसकी डिफेंस नहीं तोड़ सकता। उसने सोचा कि शायद लेवल 30 या उससे ऊपर का कोई अवेकेंड आया होगा, लेकिन आदमी ने जल्दी समझाया कि मॉन्यूमेंट्स के हाल के सर्ज की वजह से लेवल 30 से ऊपर के सभी अवेकेंड उन्हें हैंडल करने में व्यस्त हैं और यहां आने का वक्त नहीं होना चाहिए। उसने जोड़ा कि फ्लेमिंग रॉक एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर चैलेंजर्स मोस्टली लेवल 10 के रूकीज होते हैं। यह सुनकर किनोशिदा ने चिल्लाया कि लेवल 10 ओवा को नहीं हरा सकता। उसके पीछे गार्ड ने सीरियस चेहरे के साथ नीचे देखा और कहा कि थोड़ा वक्त मिले तो डिटेल्ड जानकारी इकट्ठा करेगा।
किनोशिदा ने वेस्ट एंड टाई ठीक किया और कहा कि जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं, चाहे दुश्मन लेवल 30 का भी हो, वो खुद पहले ही यहां है। उसने कहा कि फ्लेमिंग रॉक एग्जीक्यूशन ग्राउंड अपने जिद्दी डिजास्टर बीस्ट्स के लिए जाना जाता है जो चैलेंजर्स को स्लो करते हैं। उसने जोड़ा कि अभी निकलें तो वक्त पर पहुंच जाएंगे, लेकिन गार्ड ने कहा कि दुश्मन की पहचान अज्ञात है, इसलिए फिर भी सावधान रहना चाहिए। यह सुनकर किनोशिदा का चेहरा सख्त हो गया, उसके ग्लासेस चमके जैसे। उसने गार्ड को कहा कि वो पहले ही कह चुका है कि अभी जा रहे हैं और उसे दोहराना नहीं चाहिए। गार्ड सख्त हो गया, घबराहट से पसीना आया और धीरे से जी कहा। किनोशिदा ने आत्मविश्वास से हाथ ऊपर उठाया और ऐलान किया कि किनोशिदा फैमिली का विरोध करने वालों को पछताना पड़ेगा। उसी वक्त स्टेज के अंदर इत्सुकी के चारों तरफ नीली एनर्जी लोटस उठी। उसके पीछे एक चमकती स्क्रीन आई। 100%। यह देखकर इत्सुकी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब उसे चूहे की तरह इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। वो उस विशाल स्टोन बीस्ट के ऊपर खड़ा था और बीस्ट के माथे पर एक चमकती नीली लोटस खिली हुई थी।